हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? इस सेशन के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम नक्षत्र सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लैनेट शुक्र जिस पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर होता है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है अबाउट द वेल्थ, अबाउट द लग्जरी एंड अबाउट द रिलेशनशिप स्टेटस की चीज़ें वर्कआउट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। जब एक पर्सन एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है तो वो कंसर्न होता है कि भाई मैं कभी राशि देखता हूँ, कभी मैं हाउस देखता हूँ, कभी मैं प्लैनेट देखता हूँ, फिर मैं नक्षत्र देखता हूँ, तो इन सब चीज़ों के बीच में अंतर है। नक्षत्र का अर्थ क्या है? नक्षत्र का अर्थ है नय क्षिति इति नक्षत्र, जिसको और आगे खंडित ना किया जा सके, जिसके और खंडन ना हो सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। ये सबटल इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको मिलेगी। ये ऊर्जा का वो सेक्टर है जिससे आप समझ सकते हो कि आपका प्लैनेट आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या कॉस्मिक कॉल आपका प्लैनेट ड्राइव कर रहा है। जब भी हम राशि और ग्रह की बात करते हैं, आपको पता है राशि और ग्रह आपको ये बताते हैं कि क्या प्राप्त करना है। ठीक है, मुझे पता है कि सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट इनकम, उससे इनकम को प्राप्त करना है। राशि आ गई, वो बताएगी इनकम को प्राप्त करना है। लेकिन इनकम को प्राप्त करना कैसे है भाई? कौन सा वो ग्रह है जो मुझे इनकम लाके देगा? क्या वो पैटर्न्स है जो मैं रिलेशनशिप के अंदर देखूंगा? क्या वो पैटर्न्स है जिनसे मुझे गुजरना होगा? कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये पर्सन जो है वो आपका पर्सन हो सकता है? और आपको पता है नेम लेटर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में नक्षत्रों को प्रदान किए गए हैं। आपका जन्म इस नक्षत्र के अंदर हुआ है, आपका चंद्रमा इस नक्षत्र के अंदर था, ठीक है, ये नेम लेटर्स आपके हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम किसी पर्सन को समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये जो नेम है, चाहे वो कंपनी का नेम हो, चाहे वो किसी ब्रांड का नेम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, आपके बॉस का नेम इवन हो, आपके स्पाउस का नेम हो, क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में एक कार्मिक पर्सन है? क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो मुझे मदद करेगा या फिर मुझे नुकसान पहुंचाएगा? ये आप कभी भी नहीं जान सकते विद प्लैनेट ओनली। आपको इसमें नक्षत्र देखना ही पड़ेगा। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसे पता लग जाता है ये जो नक्षत्र के नेम के लोग हैं, ये अगर आपके जीवन के अंदर आएंगे तो इनके साथ आपका कार्मिक संबंध होगा ही होगा। क्योंकि प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, कुछ समय चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, उससे आप बाहर निकल जाओगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस पर्टिकुलर प्लैनेट के नक्षत्र में हो उससे धन आता है। तो नक्षत्र से हमें यह पता लगता है कि कोई चीज प्राप्त होगी तो वो कैसे होगी। यूनिवर्स या कॉस्मिक ऊर्जाएं इस तरह वर्क नहीं करती हैं कि उन्होंने आपको बता दिया कि ये प्राप्त करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे प्राप्त करना है। भाई आपने मुझे ये बताया कि क्या प्राप्त करना है, तो मुझे ये भी बताइए कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं। और इसका आंसर आपको मिलता है नक्षत्र से। नक्षत्र बहुत सबटल इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा नक्षत्रांश के अंदर होती है। जो रॉ ऊर्जा होती है ना, जिसको कोई शेप नहीं मिली है अब तक, वो नक्षत्रों के अंदर होती है। कोई पर्सन मुझसे आगे कहे कि मेरा शुक्र मेष राशि में, मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो हो सकता है एक पर्सन जिसके पास अश्विनी का नक्षत्र है वो केतु के माध्यम से अपनी रिलेशनशिप को, अपनी वेल्थ को चैनलाइज कर रहा होगा, और जिसके पास भरणी का नक्षत्र है वो भरणी के माध्यम से अपनी रिलेशनशिप को चैनलाइज कर रहा होगा, वेल्थ को चैनलाइज कर रहा होगा। तो नक्षत्रों का बहुत इंपैक्ट आता है, और ये इंपैक्ट आता है आपको वो डायरेक्शन प्रदान करने के लिए कि लाइफ में अगर कुछ प्राप्त करना है तो कैसे करना है। सीधे आप अपने नक्षत्र पे भी जंप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स आपके पास हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको इन बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि नक्षत्रांश के अंदर 27 नक्षत्रांश को भी 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है। जो मैं बार बार कहता रहता था राशियों के अंदर भी कि राशियां हैं, इमोशनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, और उसके बाद स्पिरिचुअल हैं। लोग कहते भी हैं सर कि अश्विनी, मघा, मूला तीनों नक्षत्र हैं केतु के ही, लेकिन तीनों में फर्क क्या है? तो नक्षत्रों को किस तरह बांटा गया है, क्या डिवीजन है उनका? वेल, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये 1 ब्लॉक है। ये ब्लॉक है इमोशनल ब्लॉक। उसके बाद आता है आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये सेकंड ब्लॉक है। इस ब्लॉक को आप कहते हैं कि यार ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसके जो जोडियक साइन है वो प्रैक्टिकल है। उसके बाद कौन सा आता है? मघा के बाद आता है मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रा, उत्तरा भाद्रा एंड रेवती। ये जो नक्षत्र का ब्लॉक है ये स्पिरिचुअल है। किसी का शुक्र अगर अश्विनी के अंदर है तो वो ज़्यादातर इमोशनल ऊर्जाओं को फेस करेगा, उसके अंदर इमोशंस का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। वहीं अगर मघा या मूल के अंदर है, मूल नक्षत्र वाला हो सकता है आध्यात्मिक रूप से अपने रिलेशनशिप और वेल्थ के बारे में सोचता हो। तो नक्षत्रांश के अंदर भी डिफरेंट डिवीजन है, इसको भी समझने के अलग अलग तरीके हैं। मेरा मानना है कि अगर आपका कोई प्लैनेट केतु के नक्षत्र में है, लेट्स से अश्विनी में है, तो आपको उसको त्रिकोण के नक्षत्रों को भी देखना चाहिए। अश्विनी के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि मघा में क्या हो रहा है, मूल में क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपका वेल्थ एक ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से गुजरता है। शुरू में वो इमोशनल होता है, उसके बाद उसमें प्रैक्टिकल ऊर्जाएं आती है, फिर वो स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ जाने लगता है। तो लेट्स से आप मुझसे कहते हैं कि मुझे मेरी रिलेशनशिप की स्पिरिचुअल साइड को समझना है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि आपका शुक्र कहाँ पे है?
आपका शुक्र, आपने कहा मेरा अश्विनी में है, तो मैं अश्विनी से ही उसे नहीं देखूंगा, मैं मूल से देखूंगा, क्योंकि मूल नक्षत्र इज द स्पिरिचुअल नक्षत्र ऑफ केतुज बेल्ट। केतु की बेल्ट का मूल जो नक्षत्र है वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल नक्षत्र है। इसी तरह आपको और प्लैनेटों के साथ करना है। अगर आपको उसकी इमोशनल डेप्थ को समझना है तो आप उसके फर्स्ट नक्षत्र को देखिए। अगर आप उसकी प्रैक्टिकल डेप्थ को समझना चाहते हो कि मेरे की इस पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी हो सकती है, प्रैक्टिकली हम कितना धन जनरेट कर सकते हैं, हमारी रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल साइड कितनी अच्छी रहेगी, जैसे कि मदर फादर, इनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, तो आप उसके मध्यम नक्षत्र को देखिए उसी प्लैनेट के। और थर्ड में फिर आपको उसकी आध्यात्मिक साइड समझने के लिए थर्ड नक्षत्र को देखना चाहिए। यही एक वे है जिससे आपको ये पता लगता है कि हाँ भाई, ये जो प्लैनेट है इसकी ऊर्जाएं 3 नक्षत्रों के अंदर विभक्त हैं। एक तरफ इमोशनल, दूसरी प्रैक्टिकल, तीसरी है जो आध्यात्मिक है या स्पिरिचुअल है। इसी के साथ मैंने जब शुक्र का कंजंक्शन के ऊपर वीडियो हमने देखा था तो उसमें आई टोल्ड यू कि भाई शुक्र से पहले केतु आता है, और ये नक्षत्र भी प्रूव करते हैं पूर्व भाद्रा उत्तरा भाद्रा। शुक्र के बाद आता है सूर्य। शुक्र एक कंपेनियन बना के चलता है, एक तरह की कंपैटिबिलिटी बना के चलता है विद प्लैनेट सूर्य। तो शुक्र के कंजंक्शन को समझने में नक्षत्र हमारी मदद करते हैं। शुक्र से पहले किसका है? केतु का है। तो शुक्र से पिछली डिग्री पे केतु का प्रभाव है और आगे सूर्य का प्रभाव है। इस तरह नक्षत्र आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं अबाउट योर लाइफ कि आपकी लाइफ किस तरह से चलने वाली है। नक्षत्र के अंदर होता क्या है? 3 चीजें होती है हर नक्षत्र के अंदर। सबसे पहले होंगे उसके देवता, कि इस नक्षत्र को कौन लॉर्ड है जो कंट्रोल कर रहा है। दूसरे होंगे उसके ग्रह देवता, भाई जैसे अश्विनी के केतु हो गए। तीसरा होगा उसका सिंबल, कि इसका चिन्ह क्या है। कृतिका का चिन्ह क्या है? सिजर, कटर, काट देगा। तो उससे ही समझ में आ जाता है भाई ये जो है ये काटने की बात करता है। तो 3 चीजों को जब आप ब्लेंड करोगे, मिक्स करोगे, एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन कराओगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार वेल्थ चैनलाइज करने में, रिलेशनशिप्स या फिर नेम फेम चैनलाइज करने में मुझे किस तरह से किस ग्रह की ज़्यादा मदद लेनी होगी। अब हम अश्विनी से स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो शुक्र है वो अश्विनी नक्षत्र में है। वेल, अश्विनी के बारे में क्या कहा जाता है? अश्विनी के बारे में कहा जाता है कि डिवाइन हॉर्समैन का नक्षत्र है। ऐसा नक्षत्र है जो कि हीलिंग प्रदान कर सकता है। ऐसा नक्षत्र है जो कि देवीय शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ईश्वर की सीधी संतानें हैं, और ये नक्षत्र चेज करता रहता है, पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो वो पीछे पड़ने की हैबिट या पीछे चलने की हैबिट अश्विनी नक्षत्र में काफी ज्यादा आती है। अगर आपका शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है तो शुक्र इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, आपका वेल्थ, आपका नेम फेम। और अश्विनी केतु अब उसे डोमिनेट करने लगे हैं, क्योंकि ये पहला नक्षत्र है केतु का। सो आप कह सकते हैं कि इसमें इमोशनल साइड ऑफ रिलेशनशिप ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, या रिलेशनशिप का जो स्टार्ट रहेगा या उसका जो पर्टिकुलर स्टार्टिंग फेज रहेगा उसके अंदर आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। इमोशनल कंपैटिबिलिटी सबसे पहले मिले, ये कहीं ना कहीं पर्सन की कॉल होती है। वहीं अगर ये मघा या मूल में होता तो उसकी कॉल जो है वो प्रैक्टिकल होती है कि साहब मुझे स्टेटस पहले मिल जाए। बट अश्विनी में कहीं ना कहीं कॉल उसकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी ज़्यादा रहती है। सेकंड कॉज दिस नक्षत्र इज ऑल अबाउट चेजिंग। ये चेज करते रहता है। ये किसको चेज कर रहे हैं? ये सूर्य की पहली किरण को चेज कर रहे हैं। तो लाइट को चेज करने की आदत अश्विनी नक्षत्र में काफी होती है। इसका 2 आप अर्थ ले सकते हो। पहला अर्थ यह है कि आप कहीं ना कहीं पर्सन को चेज करोगे, वो आपको चेज करेगा, इस तरह की ऊर्जा। और द सेकंड इज, इस पर्टिकुलर नक्षत्र में शुक्र होने से पता लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें हैं अबाउट रिलेशनशिप जो हिडन है। उन हिडन इन्फॉर्मेशंस को बाहर निकालने की इच्छा बहुत ज्यादा अश्विनी के अंदर होती है, क्योंकि इसके लॉर्ड जो है वो केतु है। तो केतु की वजह से आप मान सकते हैं कि कुछ डिटैचमेंट, रोलर कोस्टर राइड, रिलेशनशिप जो है वो काफी बार बन जाता है। बट अगर आपको रिलेशंस को प्राप्त करना है, वेल्थ को चैनलाइज करना है, तो आपको केतु का सहयोग लेना होगा। कॉज केतु इज ऑल अबाउट स्किल्स। ये स्किल का प्लैनेट है। स्किल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आप जितना अपने आप को स्किल की तरफ रखोगे उतना ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप को चैनलाइज कर पाओगे। यहाँ पर प्लैनेट वीनस के होने से इंडिकेट कई बार होता है कि आपके स्पाउस को, आपके पर्सन को, या फिर जिस भी पर्सन से आप मिलते हो, इमोशनल ट्रबल्स तो उस पर्सन को है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड है, स्किल्स उसके पास काफ़ी हैं। और आंखों से रिलेटेड इशू, एक आंख से रिलेटेड इशू जो है वो हमेशा अश्विनी नक्षत्र की एक तरह की इंडिकेशन होती है या पहचान होती है। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली में या फिर पर्सन को या आपको किसी न किसी को आंखों से रिलेटेड समस्या ये नक्षत्र जनरेट करता है। कहते हैं कि ये नक्षत्र एक्टिवेट 24 पे भी होता है, 36 के ऊपर भी होता है। तो 2 पर्टिकुलर एज हैं जिसमें ये जहाँ पर भी शुक्र होगा वो एकदम से ब्लास्ट करेगा, एक्टिवेट होगा। जिन जिन एरियाज को वो रूल कर रहा है उस पर उसके प्रभाव आएंगे। बट मैक्स टू मैक्स आई कैन से इज अश्विनी में आपका केतु है, so you are looking for emotional compatibility and all, and you are starting something new, something fresh. Check in your birth chart कि कोई प्लैनेट कहीं मघा या मूल के अंदर तो नहीं है। और अगर नहीं है तब भी आप अपने चार्ट को एक बार मघा और मूल की रीडिंग से समझिएगा, ताकि आप अपने रिलेशनशिप की प्रैक्टिकल साइड मघा से समझ आएगी और स्पिरिचुअल समझ आएगी मूला से। अगर हम बात करें भरणी नक्षत्र के बारे में, तो भरणी नक्षत्र के बारे में सिंपल सी एक सेइंग है, पेन टू गेन। दुख से सुख की यात्रा जो है वो भरणी है।
भरणी है क्या? भरणी इज द मैक्सिमम पेन, लाइक सबसे अधिक जो पेन सहा जा सकता है वो भरणी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ग्रह देवता इनके कौन है? प्लैनेट शुक्र है। फिर भी आप कहेंगे कि पेन का नक्षत्र है। हाँ जी, ये पेन का नक्षत्र है। इसका रीजन ये है कि नक्षत्र की फर्स्ट बेल्ट जो है अश्विनी, भरणी, कृतिका, इस तरह से ये इमोशनल है। तो इसके अंदर आपको इमोशनल कंपेटेबिलिटी को मैनेज करना, बनाए रखना, इन सबको बड़ा करने की कोशिश करते रहना, ये देखने को बहुत मिलेगा। दूसरी बात क्या है? भरणी इज ऑल अबाउट पेन टू गेन। तो इसमें आपको स्ट्रगल्स का बहुत सामना करना पड़ता है, बट अगर पर्सन इसमें एफर्ट देता रहे तो वन थिंग इज क्लियर कि वो जो है सफलता को प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका शुक्र के ही नक्षत्र के अंदर जाके बैठा है। इसको हम कह सकते हैं शुक्र स्क्वायर, कि शुक्र की ऊर्जाएं चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगी है। तो डेफिनेटली पर्सन रिलेशनशिप्स की तरफ इंटरेस्टेड भी होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप को एज अ लस्ट या फिर एज यू से एज लस्ट नहीं लेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ये पेन का नक्षत्र है। ये दिखाता तो है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स को, बट ये रिप्रेजेंट करता है डिलीवरी को। जब बच्चे का जन्म होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पर्सन ये जो है वो एक तरह की इमोशनल वाइब्रेशन रिलेशनशिप में खींचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। एक दूसरे को बच्चे की तरह ट्रीट करना हो सकता है पॉसिबली, या फिर बच्चे के रिलेटेड बातें बहुत करना, ये पॉसिबली हो सकता है, या फिर फ्यूचर को प्लान करना। बच्चे का जन्म एक तरह से इंडिकेट करता है फ्यूचर को प्लान करना, कि कैसे हम भविष्य को प्लान करेंगे। तो प्लानिंग ओरिएंटेड नक्षत्र है। लेकिन एज आई टोल्ड यू दिस नक्षत्र इज अबाउट पेन टू गेन। तो पेन कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का एक पार्ट है जो कि बना हुआ रहता है, कॉज इट रिप्रेजेंट फिजिकल सेक्सुअल, फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है। आप इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं शक्ति के साथ, कि इस नक्षत्र में शक्ति बहुत होती है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाला नक्षत्र है। और कॉज इट इज ऑल अबाउट फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, तो इसमें कहीं ना कहीं वो सेंसुअल प्लेजर की बात भी जो है जनरेट होने लगती है। लेकिन एज आई टोल्ड यू दिस नक्षत्र इज ऑल अबाउट प्लानिंग, कि कैसे इस चीज को एक्टिवेट करना है या चैनलाइज करना है। अब अगर आप इसके फाइनल को समझना चाहते हो तो ये तो इमोशनल साइड हुई। आपको समझना होगा कि भाई दूसरा नक्षत्र जो है शुक्र का वो कैसे वर्क कर रहा है, तीसरा नक्षत्र शुक्र का कैसे वर्क कर रहा है, क्या उनमें कोई और प्लैनेट तो नहीं है आपके चार्ट के अंदर। तो आपको यहीं पे वीडियो को नहीं छोड़ देना है, आपको सेकंड नक्षत्र ऑफ शुक्र, थर्ड नक्षत्र ऑफ शुक्र, उसको भी देखना है, ताकि आपको ये समझ आए कि यार ये जो रिलेशनशिप है, जो भी चीज़ है जिसके अंदर मैं हूँ, क्या ये फाइनलाइज होगी या क्या ये कहीं आगे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। पर्सन के मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि आपको ये कहीं ऐसे प्लेसेस पे मिल जाए जहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कोई प्लेस हो, या फिर किसी शक्ति टेम्पल में, जैसे बहुत शक्ति टेम्पल्स हैं इंडिया में, तो वहाँ पर्सन के मिलने के चांसेस बन सकते हैं। थर्ड, ये कहीं ना कहीं पेन का नक्षत्र है, पेन टू गेन। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन या फिर दुख, इन चीज़ों की बात की जाती है, डिस्कशन किए जाते हैं, चर्चाएं की जाती हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पर पर्सन के मिलने की उम्मीद जो है वो लगाई जा सकती है। बट ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि धन या फिर नेम फेम या फिर रिलेशनशिप के मैटर्स में यू हैव टू गिव मैक्सिमम फ्रॉम योर साइड। दिस इज लाइक पेन दैट विल टेक यू टू द गेट। थर्ड के अंदर अगर हम बात करें कृतिका, तो जिस तरह नेम से स्पष्ट है, कृतिका इज द पर्टिकुलर नक्षत्र ऑफ प्लैनेट सूर्य, सूर्य का फर्स्ट नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र इज ऑल अबाउट स्किल्स, ये स्किल्स का नक्षत्र है, और ये गैप ब्रिज है। ये मेष और वृषभ दो राशियों को जोड़ने वाला ब्रिज है। तो मेष मूविंग जोडियक है और वृषभ जो है वो फंडामेंटल है, स्टेबल है। तो आप सोच के चलिए कि कृतिका नक्षत्र की शुरुआत कैसे होगी, बहुत वॉलेटाइल तरीके से, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसकी डिमांड होती है, उसकी कॉल होती है कि तुरंत उसे स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। दिस इज द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ कृतिका नक्षत्र। सेकंड, स्किल का नक्षत्र है, तो आपके पर्सन के पास स्किल डेफिनेटली होंगी। थर्ड, दिस नक्षत्र इज अबाउट सूर्य, तो सूर्य यहाँ पर रिलेशनशिप लेके आने वाला है। सूर्य कहाँ से रिलेशनशिप लेके आते हैं? जनरली कोई पॉश इलाका हो गया, कोई ऐसा इलाका है जो कि साहब कैपिटल सिटी के आसपास है, दिल्ली हो गया या फिर किसी भी स्टेट का कैपिटल हो गया, तो वहां से संबंध आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। एंड फोर्थ, कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है या आपकी वेल्थ है उसको इमोशनली तरीके से फादर साइड जो है प्रभावित करती है। फादर साइड, फादर इन लॉ साइड रिलेशनशिप को इमोशनल तरीके से प्रभावित करेंगे, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इन द फिफ्थ यू कैन से कॉज इट इज कृतिका, कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन जो है स्पाउस है, उसको आंखों से रिलेटेड इश्यूज, हाइट मिसमैच होना अगर होगा भी रिलेशनशिप में, तो हाइट मिसमैच है, आंखों से रिलेटेड इशू है, या फिर स्कैल्प पे हेयर लॉस, ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। एंड इन द सिक्स्थ, ये नक्षत्र बहुत सेंसिटिव है क्योंकि फर्स्ट नक्षत्र ऑफ सूर्य है, और सूर्य के बारे में मैंने आपको कहा है कि सूर्य इज मोर अबाउट सेपरेशन। तो सूर्य इज लाइक भाई ये चीज नहीं बनी सेपरेट हो जाओ, वो चीज नहीं बनी सेपरेट हो जाओ। तो दिस सेपरेशन कॉल ऑफ प्लैनेट सूर्य इज द डोमिनेंट कॉल इन द कृतिका नक्षत्र, जिससे हमें अपने आप को थोड़ा सावधान रखना चाहिए। अगर हम
उपाय के बारे में बात करें तो मैं कहूँगा इस नक्षत्र में बेस्ट उपाय हो सकता है टेम्पल विजिट करना। बिलीव मी गाइस, टेम्पल जाते जाते ही आप अपने रिलेशनशिप या पार्टनर से मिल सकते हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इफ पर्टिकुलर प्लैनेट वीनस इज इन कृतिका। अगर हम फोर्थ में जाएं कृतिका के बाद रोहिणी, तो रोहिणी इज द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट। लाइक रोहिणी में क्या नहीं है, रोहिणी के अंदर आप मानेंगे कि क्या नहीं है जो रोहिणी के अंदर ना हो। रोहिणी वो नक्षत्र है जो कि चंद्रमा की इतनी स्ट्रेंथ को रखता है कि चंद्रमा इस नक्षत्र के अंदर इतने हैप्पी हो जाते हैं कि फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। लाइक अगर चंद्रमा कहीं पे कोई चीज भूले हैं तो वो भूले हैं रोहिणी नक्षत्र के अंदर। चंद्रमा को स्पॉट कहाँ पे लगता है, उनको वो ब्लैमिश वाइब्रेशन का सामना कहाँ करना पड़ता है, रोहिणी के अंदर ही करना पड़ता है। चंद्रमा की 27 वाइब्स है, ठीक है। 27 नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की वाइफ है, आपकी फीलिंग्स को बताती है, चीज़ों को कैसे प्राप्त करना है ये बताता है। लेकिन जैसे ही वो रोहिणी में आते हैं यहाँ स्टक हो जाता है। तो अगर आप मटेरियल कोई बात कहें या फिर आप कहें लुक्स की बात, तो रोहिणी के लुक्स को टक्कर देना इज जस्ट लाइक पॉसिबल ही नहीं है। बहुत क्रिएटिव नक्षत्र है। इसमें शुक्र का होना इज लाइक ये आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देगा, या आपकी टॉकिंग को, आपके बोलने के तरीके को बहुत ज़्यादा वो क्रिएटिव टच दे देगा। लेकिन रोहिणी के साथ दिक्कत क्या है कि ये इमोशनल साइड का नक्षत्र है। तो कोई भी प्लैनेट जब रोहिणी में आता है तो आप उसके टुवर्ड बहुत इमोशनल बन जाते हो। कॉज इट इज वीनस, वीनस इज अबाउट रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को लेके एक्सट्रीमली इमोशनल कोई पर्सन जो है वो हो सकता है। एज इट इज रोहिणी, तो मैं मानता हूँ कि चंद्रमा ही आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप जो है वो लेके आ सकता है। और चंद्रमा के साथ दिक्कत क्या है कि ये रोलर कोस्टर राइड है चंद्रमा। फुल मून के दिन अलग है, न्यू मून के दिन अलग है। तो यहाँ रिलेशनशिप्स में वो अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते रहता है। न्यू चेंज आपको देखने को मिलता रहता है। आपका पर्सन, आपका स्पाउस या आप दोनों में से कोई भी अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट वेल्थ, अबाउट नेम एंड फेम, वो पूरी एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर नहीं बिल्ड कर सकता कि ये कैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे, कैसे इसको चलाएंगे, क्योंकि पर्सन जो है वो चेंज होता रहता है। स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं रोहिणी में एक दिक्कत बन के बाहर निकलती है, बाहर आती है। और फिफ्थ आप कह सकते हो कि अरेंज मैरिज में रोहिणी नक्षत्र बिट स्केरी नक्षत्र है, क्योंकि अरेंज मैरिज इज ऑल अबाउट जुपिटर। और चंद्रमा जब रोहिणी में होता है तो इतना मेटेरियलिस्टिक हो जाता है कि वो जुपिटर को भी ब्लैमिश वाइब्रेशन देने की कोशिश करने लगता है। तो आज से समाज से, सोसाइटी से संबंध बनाने में रोहिणी नक्षत्र थोड़ा सा टफ नक्षत्र है। एंड मैक्स टू मैक्स वी कैन से कि धन प्राप्ति में, नेम फेम के अंदर या रिलेशनशिप्स के अंदर चंद्रमा आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। मैटेरियलिस्टिकली या फिर लुक वाइज कोई भी कमी या कोई भी समस्या पर्सन के अंदर भी नहीं दिखाई देती और आपके अंदर भी नहीं दिखाई देती। हाँ, अब इस रिलेशनशिप के प्रैक्टिकल या फिर स्पिरिचुअल साइड को समझना चाहते हो तो चंद्रमा के सेकंड और थर्ड नक्षत्र को एक बार देखो, तब आपको पता लगेगा ओके यार ये तो इमोशनल चीज थी रोहिणी, तो एक्चुअल प्रैक्टिकल तो यह है, एक्चुअल स्पिरिचुअल तो यह है, उसको समझना है तो सेकंड और थर्ड नक्षत्र ऑफ मून को भी यहाँ पर देखना चाहिए। अब हम चलते हैं मृगशिरा की तरफ। तो मृगशिरा नक्षत्र क्या है? मृगशिरा नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट मंगल। नेम से ही स्पष्ट है, मृगशिरा मतलब सर्च करते रहना, घूमते रहना, देखते रहना कि यहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा। ये इच्छा जो है वो मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बहुत होती है। इसको रिप्रेजेंट भी इसी तरह किया गया है इन द इमेजेस कि एक हिरण है और वो ऑप्शंस की तलाश करता रहता है, तो वो मृगशिरा है। मृगशिरा में शुक्र आने का मतलब है कि हम रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं। एक ऑप्शन पे, एक चीज पे हम कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीट होता हुआ फील नहीं कर रहे। यार सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, या आप ही आपकी तरफ नहीं, ये सामने वाले पर्सन की तरफ भी है, अगले पर्सन की तरफ भी है, आपके स्पाउस, आपका पर्सन जो है रिलेशनशिप में उसके लिए भी है। कि एक जगह स्टेबल हो जाना, एक जगह ये मान लेना कि यार ये जो चीज़ है वो शायद मेरी है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पर्सन है ये मेरा है, ये होनी चाहिए थी कॉल। लेकिन मृगशिरा की ये कॉल नहीं है। मृगशिरा कहता है नहीं, और भी ऑप्शंस है और उनकी मुझे तलाश करनी है। कॉज मंगल का नक्षत्र है। मंगल के हर नक्षत्र के अंदर शुक्र का आना, मंगल और शुक्र का संबंध कहीं भी बन जाए चार्ट में, सीधा जो एस्ट्रोलॉजर है व्याभिचार योग कहता है कि भाई इसमें रिलेशनशिप में पर्सन रहेगा। बट आई से कि यहाँ पर रिलेशनशिप की जगह पर्सन बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करता है इन द रिलेशनशिप। एनर्जी इन्वेस्ट का मतलब है कि कोई चीज़ सामान्य तरीके से हो रही है, मान लीजिए कि बहुत सामान्य तरीके से मुझे नेम मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगी या फिर वेल्थ चैनलाइज हो जाएगी, तो पर्सन कहता है नहीं, सामान्य तरीके से मुझे चीज़ें नहीं करनी है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ एडवेंचर क्रिएट करना है। ये मंगल के नक्षत्रों की आदत है। तो ओवर एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन द रिलेशनशिप थिंग्स कहीं ना कहीं मृगशिरा करने की कोशिश कर सकता है जब भी शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के अंदर होंगे। और आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? सामने वाला जो पर्सन है उसके चेहरे पे, फेस पे
कोई निशान, कोई कट या मार्क, इस तरह के निशान देखने को मिल सकते हैं, या फिर बैली पे किसी तरह के मार्क, स्ट्रेचेस ये देखने को मिल सकते हैं। कोई तिल हो सकता है यहाँ पर पर्सन को। सेकंड में आप कह सकते हो कि जिस भी फैमिली की तरफ ये मूवमेंट रहेगा या जिस भी पर्सन के साथ आपका संबंध रहेगा, उनके घर में आपको कुछ स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल चीज़ें का अर्थ है कि घर के बगल में कोई प्लॉट खाली है, आस पड़ोस में कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, या फिर घर का जो गेट है पर्टिकुलर साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, या फिर थर्ड घर में काम जो है वो कंटिन्यू रूप से चलते रहता है। ये भी मृगशिरा की एक अप्रोच होती है, कॉल होती है अपने आप को दिखाने की कि हम एक जगह बैठ नहीं सकते, हमें बस वो मूव करते रहना है बार बार। और क्योंकि ये मंगल की वजह से हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक है मंगल रिगार्डिंग इन योर बर्थ चार्ट तो ओके, अदरवाइज मंगल के साथ दिक्कत एक पर्टिकुलर है कि मंगल इज अ कमांडर, और कमांडर जो होता है वो ऑलवेज राजा के कंट्रोल में होता है। तो फादर इन लॉ कई बार रिलेशनशिप में ट्रबल के रीजन बन जाते हैं। और द सेकंड इज मंगल इज अ कमांडर, जीतता है, आगे बढ़ जाता है, किसी भी चीज को होल्ड नहीं करता, उसको स्ट्रक्चर प्रदान नहीं करता। तो ये समस्या होती है कि रिलेशनशिप में जैसे ही वो एक बार जीत प्राप्त हुई उसके बाद पर्सन आगे निकल गया। ये सेकंड समस्या रहती है फॉर द मृगशिरा। आद्रा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो आद्रा नक्षत्र इज ऑल अबाउट राहु, राहु का नक्षत्र है, और ये भी नक्षत्र इमोशनल है, ये राहु का इमोशनल साइड है। आपको पता है राहु के बारे में एक कहावत है, कहते हैं कि राहु जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा जी के पास गए और उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मेरा नामकरण किया जाए। वो रो रहे थे और उनको जो नाम मिला वो है आद्रा। तो आद्रा से राहु का नामकरण होता है। तो रोता हुआ एक बच्चा आद्रा को रिप्रेजेंट करता है इवन इन द इमेजेस। तो आद्रा क्या है, आद्रा एक तरह के दुख का नक्षत्र बन जाता है कई बार, और वो दुख ऐसा है जिसमें पर्सन को नाम ही नहीं मिला है। नाम नहीं मिला है का अर्थ है कि सोसाइटी से, समाज से एक्सेप्टेंस नहीं मिलना इस पर्टिकुलर नक्षत्र की सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि कोई नेगेटिव ट्रेट अबाउट वीनस बताइए, तो मैं कह सकता हूं कि आप धन चैनलाइज कर सकते हो अच्छा खासा, बिकॉज वीनस एंड राहु इज लाइक ऊपर लग्जरी की बात करते हैं वो, ठीक है। लेकिन आपका जो धन चैनलाइजेशन रहेगा नेक्स्ट टाइम पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्टिकुलर प्लैनेट। अब आप मुझसे कहें कि मेरा शनि इधर है और मेरा सेकंड हाउस का लॉर्ड इधर है तो मैं धन ऐसे बना रहा हूँ, और बातें अलग हो सकती हैं, बट इन जनरल वीनस इन मृगशिरा, वीनस इन आद्रा इज मोर अबाउट कि भाई हम जो धन जनरेट करेंगे वो इस तरह से करेंगे जिसमें कि कुछ हिडन चीजें इन्वॉल्व हो। तो वीनस इन आद्रा को कई बार देख के आप कह सकते हैं कि यार तुम कोई ऐसा काम तो नहीं करते जैसे शेयर स्टॉक का काम है, सब घर में बैठ के करता हूँ, आस पड़ोस को पता ही नहीं है। तो जुपिटर इज नॉट इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप साइड। जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा। इस वजह से कास्ट कल्चर रिलेटेड इश्यूज इमोशनली रूप से सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं आद्रा को, because this is the first nakshatra of planet Rahu. You have to figure out second and the third nakshatra of planet Rahu as well कि वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। बट तो फर्स्ट इज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रबल जो है वो जुपिटर की साइड से आ रही है, जुपिटर की वजह से देखने को मिल रही है। कई पर्सन तो ऐसा भी कहते हैं कि एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन, बट जस्ट एकदम से पर्सन जो है सामने वाला वो कहीं फॉरेन ट्रैवल चला गया या फिर एजुकेशन के लिए बाहर चला गया, उसकी वजह से समस्या आ गई। वीनस इन आद्रा ये इसका भी रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड में आप कह सकते हो सर्पों का नक्षत्र है, बिकॉज आद्रा राहु, राहु मीन सर्प। जहां भी आपकी इससे मुलाकात होगी आपको क्या पकड़ लेगा। तो होता है ना कि बहुत पकड़ लिया है, मुझे कंट्रोल कर लिया है, एडिक्शन का शिकार। राहु के सारे नक्षत्र एडिक्शन के शिकार बना सकते हैं किसी को भी। तो वीनस का इसमें होना एडिक्शन का शिकार कर सकता है। एडिक्शन चाहे वो कैसा भी हो, पर्सन का ही क्यों ना हो कि वो ना रहा तो बस अब जीवन कुछ नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज विद प्लैनेट राहु। ओवर एडिक्टिव नक्षत्र है, बट रिमेंबर दिस इज द इमोशनल साइड। फॉर द प्रैक्टिकल आपको स्वाति एंड फॉर द स्पिरिचुअल आपको शतभिषा, ये सब देखने होंगे, तब आप समझ पाओगे कि वेल्थ, नेम, फेम, इनका जो फ्यूचर है वो किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है। सो दिस इज द साइड अबाउट प्लैनेट राहु। और स्पेशल आप क्या कह सकते हो, वेल गाइस स्पेशल के अंदर कहा जा सकता है कि जो आपका पार्टनर है या फिर आप हैं, उनको हमेशा से नेम रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेम रिलेटेड मतलब फैमिली में एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन वो मिल पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सेकंड थिंग इज राहु के साथ शुक्र का जब भी संबंध होता है, अगर शुक्र आपके घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक एग्जैक्टली द लॉर्ड ऑफ योर फोर्थ हाउस, तो घर में वास्तु दोष हमेशा बनेंगे। एल शेप का घर बना सकता है ये लोगों का। थर्ड थिंग इज जिस भी पर्सन से मुलाकात होगी, मिलोगे या जिस भी पर्सन के साथ कोई संबंध बनेंगे, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस कई बार रहते हैं चार्ट के अंदर कि आर नेम लेटर या फिर टी नेम लेटर वाले लोगों के साथ किसी तरह का संबंध जो है पर्सन का बन जाए। आई एम सेइंग मैक्स टाइम्स, नॉट कि ऑलवेज ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन आर और टी बहुत सेंसिटिव नेम लेटर्स होते हैं फॉर द आद्रा नक्षत्र। एंड इन द फोर्थ आई विल से इस पर्सन से मुलाकात होने में
सोशल मीडिया या फिर आपका वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। कितनी आप रिस्क ले सकते हो ये इस नक्षत्र की कॉल है। जितने रिस्क ले पाओगे उतना आप बेटर अपने रिलेशन या वेल्थ को चैनलाइज कर सकते हो। बट रिमेंबर, जुपिटर का सपोर्ट इसमें आना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल है कि जुपिटर का संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिले। तो वो एडिक्शन का शिकार पर्सन को होने से अपने आप को बचाना चाहिए। और रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए या वेल्थ को चैनलाइज करने के लिए माय सजेशन इज कि नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग या फिर त्र्यंबकेश्वरम, जिस भी तरफ हम जाएं, वो चंद्रमा या राहु, इन दोनों ऊर्जाओं से थोड़ा प्रभावित हो, इनको संतुलित करने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद है आद्रा पुनर्वसु। पुनर्वसु इस द नक्षत्र, जैसा नेम से संबंध साफ होता है कि आद्रा में बहुत बड़ा एक तूफान आया था, पुनर्वसु ने उस तूफान को रोक दिया। पुनर्वसु में वापस से चीजों को स्ट्रक्चर दिया जाता है, दोबारा से चीजों को शुरू करा जाता है। पुनर्वसु जुपिटर का नक्षत्र है। पुनर्वसु का मतलब है दोबारा से बसना, और ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ये इंडिकेट करता है जुपिटर की सपोर्टिव पावर्स को। जब सब कुछ तबाह होने वाला था आद्रा के अंदर, आद्रा इज ऑल अबाउट तूफान, मेदिनी ज्योतिष में आद्रा को तूफान कहते हैं। तो पुनर्वसु ने उसको संभाल लिया या पुनर्वसु ने उसको बेटर कर दिया। तो पुनर्वसु से आप कह सकते हो कि जुपिटर का नक्षत्र है, वापस से चीजों को हैंडल कर लेता है, उनको संभाल लेता है, और चीजों को बेटर करने का फोकस या अप्रोच जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है। शुक्र जो कि वेल्थ के कारक हैं या फिर रिलेशनशिप के कारक हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में आना इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में भी इन द पास्ट कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा एक तूफान आया है। आपकी फैमिली में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई तूफान का सामना हमने करा है साहब, जिसके अंदर हमारे फैमिली के अंदर भी जो रिलेशनशिप्स थे या नेम फेम था वो डिक्लाइन रहा है, वेल्थ डिक्लाइन रही है, और हमारा जीवन जो है वो उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने में जा रहा है। ये मैक्सिमम टाइम पुनर्वसु वालों के साथ होता है कि वो वापस से बिल्ड कर रहे हैं, वापस से होता है ना कि रिहेबिलिटेट करना, कि दोबारा से इनको संस्थापित कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप इज नॉट अ रिलेशनशिप एनीमोर, इट इज मोर लाइक अ बिग कार्मिक साइकिल, बिग कार्मिक चैप्टर, जिसके अंदर आप क्या कोशिश कर रहे हो, जिसके अंदर आप कोशिश कर रहे हो कि भाई जो पहले परिवार के अंदर बिगड़ गया था या फिर समस्याएं आई थी संबंध में, उसको हमको आगे नहीं आने देना। ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ये पिछली समस्याओं से सीख के आगे चलने वाला नक्षत्र है। ये पास्ट से सीखते हैं कि ठीक है वहां प्रॉब्लम थी, आगे हम इसको बेटर कर लेंगे। ये इस नक्षत्र की कॉल होती है। प्रॉब्लम है, हम उसको ठीक कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे। ये बार बार नक्षत्र की अप्रोच या कॉल जो है वो बनने इस पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर शुक्र आएगा तो लगेगी फॉर द रिलेशनशिप या फॉर द वेल्थ। और आप इसके बारे में क्या कह सकते हो, जुपिटर से प्रभावित नक्षत्र है। वीनस जुपिटर का संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर पर्सन को दे देता है। ज्ञान की असीम शक्ति जो है वो पर्सन के पास आ जाती है, और कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप रहते हैं वो कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, समाज इनसे डोमिनेटेड रहता है या प्रभावित रहता है। तो कई बार पर्सन जो है वो फील करता है मेरी मैरिज में डिले आ रहा है, उसको ये नहीं पता लगता कि यार वीनस इज इन पुनर्वसु। आप अपनी फैमिली में देखते हो किसी का संबंध खराब है, मैं भी आगे नहीं जाऊंगा। दिस इज द अप्रोच ऑफ जुपिटर। कहाँ से संबंध चैनलाइज हो सकते हैं? आल से जितना ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड ऑल इनके पास रहोगे, समाज में जो इमोशनल प्रोग्राम होता है जहाँ पर इमोशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उन प्रोग्राम्स के अंदर जाओगे। मान लीजिए किसी गरीब पर्सन का जो है वो मैरिज हो रही है, तो जहाँ पर इमोशंस का टच है, ऐसे सामाजिक प्रोग्राम में अगर आप जाओगे तो आपको किसी पर्सन से मुलाकात या फिर कनेक्शन जो है वो संभव है। या फिर आप ऐसे लोगों से मिलते हो या फिर आपका पर्सन ऐसा हो सकता है जिसकी लाइफ में ऐसे ट्रबल्स आए हैं कि वो वापस से अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है। तो जितनी हीलिंग की अप्रोच आपकी तरफ से निकलेगी, जितनी मदद करने की अप्रोच आपकी तरफ से निकलेगी, उतने बेटर आपके रिलेशनशिप होते हुए चले जाएंगे। बट रिमेंबर, दिस इज द इमोशनल साइड ऑफ द रिलेशनशिप। फॉर द प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल आपको जुपिटर के अदर नक्षत्र देखने होंगे, लाइक विशाखा। तो ऐसे और नक्षत्रों को भी देखो जुपिटर के, तब समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल साइड और स्पिरिचुअल साइड ऑफ रिलेशनशिप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पुष्य की। तो पुष्य इज द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट शनि। शनि के नक्षत्र है। आपने सुना होगा कि पुष्य योग बन रहा है, पुष्य योग है, सिद्ध योग है। ये क्या होता है? ये ऐसे योग है जिसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव किया जा सकता है, या कुछ भी आप काम करोगे उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव होगा। आप देखिए कि एक नक्षत्र को क्या इतनी पावर प्रदान है कहीं और नक्षत्रों के समूह में, तो आपको महसूस होगा कि यार पुष्य नक्षत्र को वो पावर प्रदान है। पुष्य में अगर कोई प्लैनेट आ जाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो नक्षत्र है ये ईश्वर से सपोर्टेड है, ईश्वर से सपोर्टेड है ये व्यवस्था। तो शनि का शुक्र के साथ संबंध एक अच्छा संबंध हो सकता है। शुक्र का पुष्य में होना मानता हूँ वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बेटर हो सकता है। शनि के और नक्षत्र भी अच्छा है, क्योंकि नक्षत्र का अर्थ क्या है? आपको कोई चीज प्राप्त करनी है, कैसे करोगे? वो आपको साधन है नक्षत्र। मेहनत से करोगे, शनि ये इंडिकेट करे। तो शनि के नक्षत्र क्या बताता है? मेहनत करना। शुक्र का पुष्य नक्षत्र में होना, मेहनत करके रिलेशनशिप को, वेल्थ को, फॉर्चून को चैनलाइज किया जा सकता है।
ये अप्रोच यहाँ से प्लैनेट की बनी है। सेकंड अप्रोच आप क्या कह सकते हैं, कॉज दिस नक्षत्र इज ऑल अबाउट शनि, और शनि और शुक्र के संबंध में कई बार पर्सन को डिले का थोड़ा सामना करना पड़ता है, तो ये एक पर्टिकुलर समस्या यहाँ पर बन के निकल सकती है। थर्ड इज अबाउट लुक्स, तो अंदर के लुक्स पे या फिर अंदर के उसकी पर्सनालिटी पे फोकस इस नक्षत्र का ज्यादा है। मैंने जनरली देखा है कि शुक्र इस दिन पुष्य नक्षत्र पर्सन जो है बाहर की ब्यूटी या बाहर के लुक्स के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होता नहीं है, वो अंदर के लुक्स के ऊपर ज़्यादा बात करता है, उस पर्सन की सीरत, उसकी एफर्ट गिविंग पावर एंड ऑल, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करता है। फोर्थ में आप क्या कर सकते हैं, पुष्य नक्षत्र इज द पर्टिकुलर नक्षत्र जो कि कहीं ना कहीं आपको शनि की, गुरु की और इसके अगले नक्षत्र बुध की भी पावर दे सकता है। उसका रीज़न ये है कि ये कर्क राशि के अंदर फॉल करता है, कर्क राशि का मध्य जो है वो पुष्य नक्षत्र है। तो आप सोचिए, कर्क राशि इज द राशि ऑफ इमोशंस। इस राशि के अंदर जो भी नक्षत्र आते हैं वो एनर्जीज को या फिर ऊर्जाओं को एक्सचेंज करने की क्षमता रखता है। अभी आपको महसूस होगा कि आश्लेषा नक्षत्र वाले भी बहुत एफर्ट देता है। तो पुष्य नक्षत्र में मैं मानता हूं कि डीले का सामना अगर पर्सन को करना है तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि उसे अपनी मदर, अपने स्पाउस, इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी स्थिर करनी होगी या फिर स्थापित करनी होगी। क्योंकि पुष्य के साथ दिक्कत यह है कि हार्ड वर्क आपके साथ करवाएगा, लेकिन प्लैनेट शनि की अगर आप अप्रोच देखोगे तो उनकी मदर के साथ जो अप्रोच है वहीं से सारी समस्याओं का जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप मान सकते हैं कि अगर शुक्र पुष्य में है तो आपके वेल्थ में, आपके नेम फेम में या रिलेशनशिप में मदर का जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सामने की तरफ से मदर इन लॉ का एंगल कह सकते हो, अपनी तरफ से मदर का एंगल कह सकते हो, या सामने वाला पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली पीड़ित है, इस तरह की बात कह सकते हो। या आपकी फैमिली में देखो कि कहीं किसी फीमेल का या कोई फीमेल को दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, या फीमेल का कोई संबंध तो खराब नहीं हुआ है, और ये फादर साइड पे ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि शनि मदर फादर सूर्य है, तो फादर साइड फीमेल किसी सिस्टर का, सिबलिंग्स में कोई संबंध तो नहीं बिगड़ा है। अगर बिगड़ा है तो यहाँ पर शनि के कुछ उपाय करने चाहिए पर्सन को। संबंध मिल पाने में भी शनि काफ़ी योगदान करेंगे। प्रोफेशन साइड से संबंध मिल सकता है, वर्क से संबंध मिलने की समस्या काफ़ी प्रबल हो जाती है। और मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्क जितना करोगे, अपने स्किल्स के ऊपर जितना फोकस करोगे, उतना अपने पर्सन के करीब आते हुए चले जाओगे। इफ वी टॉक अबाउट आश्लेषा, कि आश्लेषा नक्षत्र कैसा है, वेल आश्लेषा नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट बुध का नक्षत्र है। काफ़ी अच्छा नक्षत्र है, मैं सात्विक नक्षत्र के अंदर इसको काउंट करूंगा। एंड दिस इज द थिंग कि आश्लेषा जो कि वैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए सर्पों की ऊर्जाओं को, वो भी सात्विक के अंदर फॉल कर जाता है, ये आ जाता है। क्या आप कह सकते हैं इस नक्षत्र के बारे में, आपका शुक्र बुध के साथ कनेक्टेड हो गया। शुक्र और बुध का संबंध वैसे भी ट्रांजिट में या फिर गोचर में हमेशा बना रहता है, शुक्र बुध साथ ही रहता है। हाँ, एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाना, जैसे शुक्र बुध के नक्षत्र में आ गए। बुध एक जॉली प्लैनेट है, एंजॉय करने वाले प्लैनेट है, शुक्र वैसे ही भोग के कारक हैं, तो दोनों का एक साथ आना मैटेरियलिस्टिक ट्रेट्स को बहुत हाई कर देता है, मटेरियल पे फोकस बहुत हाई कर देता है। रिलेशनशिप में भी वो आप कह सकते हो कि इंजॉयमेंट मैक्सिमम आप इस पर्टिकुलर नक्षत्र से प्राप्त कर सकते हो, आश्लेषा नक्षत्र से, क्योंकि इंजॉयमेंट ओरिएंटेड है, इसका फोकस है इंजॉय कराने पे। थर्ड थिंग, आपके पर्सन की लाइफ पे बुध बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगा। बुध मीन्स कम्युनिकेशन हो गया, या फिर बुध मीन्स IT हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, इन तरह से, या बिजनेस हो गया, इनसे रिलेटेड वर्क या फिर इनसे रिलेटेड जो प्रभाव है वो सामने वाले पर्सन के परिवार पे, आपके परिवार पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है। इन द फोर्थ आप कह सकते हो कि आश्लेषा इज द नक्षत्र ऑफ सर्पेंटाइन एनर्जी। इसके अंदर सर्पों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बहुत अटैच कर लेने वाला नक्षत्र, सामने वाले को पकड़ लेने वाला नक्षत्र, या फिर वो एडिक्शन का शिकार जो पर्टिकुलर नक्षत्र करते हैं ना, वो ये नक्षत्र है। इसके अंदर अगर शुक्र है तो आपका पर्सन एडिक्टेड, मतलब आपके साथ वो कनेक्शन में एडिक्शन टाइप फील हो सकता है उसको। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट दिस नक्षत्र। किसी को पकड़ लेना, भींच देना, ये सब कॉल इस नक्षत्र की ज़्यादा आती हैं। मैं मानता हूँ इस नक्षत्र की पॉजिटिव आदतें बहुत सारी हैं, जैसे कि मिस्टिकल नक्षत्र है, मिस्ट्रीज के ऊपर फोकस करता है, सर्पों की ऊर्जा होने से पास्ट लाइफ कनेक्शंस फील होंगे, एडिक्शन टाइप ऑफ फील होगा। लेकिन इस नक्षत्र की नेगेटिव बात यह है कि ये बुध से डोमिनेटेड है। अब बुध के साथ दिक्कत यह है कि बुध इज अ वेरी सेल्फिश प्लैनेट। डोंट टेक इट रॉन्ग, बट बुध इज अ सेल्फिश प्लैनेट। वीनस बुध मीन्स बिजनेस में सफलता आ सकती है। बुध इज अ सेल्फिश प्लैनेट। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि सामने वाला पर्सन या तो हमें सेल्फिश मान ले या फिर हम उसे सेल्फिश मान ले। इस तरह की नकारात्मक कॉल यहाँ पर कई बार आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप होने से या कम्युनिकेशन एरर होने से। संबंध तोड़ने में भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कि सामने वाले को एजुकेशन की वजह से कुछ काम है इसलिए वो चला गया या फिर इधर उधर हो गया। तो आप मान सकते हैं कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन एरर, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। मोर देन वन पर्सन जीवन में होना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्योंकि मर्क्यूरी बुध को हमेशा सपोर्ट आता है चंद्रमा से। बुध चंद्रमा को हेट करता है, लेकिन चंद्रमा से बुध को लाइक अनकंडीशनल प्यार है।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मदर रिलेशनशिप में रोल प्ले करेगी ही करेगी, एंड यू नॉट गोइंग टू लाइक इट, योर पर्सन नॉट गोइंग टू लाइक इट। ये इस नक्षत्र की दिक्कत है। ये इमोशनल साइड है। प्रैक्टिकल समझ रहे हैं तो बुद्धि के सेकंड को देखो, स्पिरिचुअल समझ रहे हैं तो रेवती को देखो कि रेवती कैसे वर्क करता है। ये मान के चलोगे यार बुद्ध रेवती में होता तो कैसे वर्क करता, तब आपको समझ में आएगा स्पिरिचुअल साइड क्या है, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप क्या है। ये तो प्रेजेंट है, इसके बाद आपको देखना होगा सेकंड एंड द थर्ड। तो आश्लेषा। नाउ द नक्षत्र इज द मघा। मघा नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ केतु। अब हम किस बेल्ट पे आ चुके हैं, अब हम प्रैक्टिकल बेल्ट पे आ चुके हैं, इमोशनल से प्रैक्टिकल बेल्ट। अब यहाँ पर जो भी होगा वो प्रैक्टिकल होगा। यू विल सी कि मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा, ये सब जो है वो थोड़ी प्रैक्टिकल साइड की बात करता है। फैमिली को स्ट्रक्चर देना है, फैमिली को पावर देनी है, उस तरह की बातें जो है ये नक्षत्र कहीं ना कहीं करना शुरू कर देते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द मघा वाइब्रेशन, कि मघा किस तरीके से वर्कआउट करता है। मघा नक्षत्र है क्या? मघा नक्षत्र इज इन द सूर्य की राशि। केतु के जो भी नक्षत्र होते हैं थोड़े से ट्रबलसम तो रहते ही हैं वो, क्योंकि केतु इज द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। तो आप समझ सकते हो कि जो डिटैच होने वाले प्लैनेट में अटैचमेंट का प्लैनेट बैठा हुआ है, रोलर कोस्टर राइड है। तो केतु के नक्षत्र में शुक्र का होना इट सेल्फ मीन्स कि एक रोलर कोस्टर राइड है। सेकंड, रोलर कोस्टर का रीजन जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टिकल पावर भी होती है या अनवांटेड चीजें, कि साहब ये तो कभी एक्सेप्टेड ही नहीं था, ये कभी मांगा ही नहीं गया था। मतलब कई बार होता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन रिलेशन बन गया, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक हो गया, ऑल ऑफ अ सडन मैरिज प्रपोजल, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक, ये सब चीजें यहाँ पर होती रहेंगी। लेकिन जहां पर अश्विनी में चेजिंग थी, मघा में चेजिंग नहीं है। मघा इज लाइक मैं राजा हूं। मघा का दो सिंहासन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मघा। मघा कहता है मैं राजा हूं ना, अब बताओ थ्रोन मेरे पास, मैं राजा हूं। और वो लियो राशि से भी आएगा ना, राजा का टच तो लियो से भी आएगा। तो मघा कहता है भाई अब मैं राजा हूं, कोई चेजिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर पर्सन ईगोइस्टिक हो सकता है नेगेटिव ट्रेट में, और पॉजिटिव ट्रेट में ये हो सकता है कि आपका स्टेटस इतना ऊपर हो गया कि सारी दुनिया आपके साथ कनेक्शन करना चाहती है। दैट इज ऑल्सो द साइड ऑफ मघा। दिस साइड इज ऑफ मघा, दैट साइड इज ऑफ मघा। मघा को कहते हैं इन्वेस्टेड पावर। मघा हमेशा पावर गेम के अंदर लगा हुआ नक्षत्र है। अश्विनी पावर गेम में नहीं लगता, मघा लगता है। मघा कहता है पावर गेम चल रही है। तो रिलेशनशिप को आप एक पावर गेम की तरह मान सकते हो। आप अपने जो पार्टनर है उसकी फैमिली में देख सकते हो, यहाँ तो पावर स्ट्रगल है, पावर गेम है। ये सब कुछ को पावर के अनुसार बांटते हैं या चलाते हैं। तो पावर, जितनी शक्ति आपके पास होगी उतना अच्छा संबंध आप अपना चला पाओगे। फिफ्थ, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या कह सकते हो? पार्टनर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मघा। मघा मीन्स पावर, वो भी पावर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल, कोई इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, कोई ऐसी पर्सनालिटी हु इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन कल्चर या फिर इंडिया का जो पास्ट का कल्चर था, वो किंग टाइप कल्चर, उससे बहुत प्रभावित है। वांट टू बी ट्रीटेड लाइक क्वीन और किंग, कि भाई मैं हूं तो सब कुछ है। दिस इज द अप्रोच ऑफ मघा। यहाँ पर पर्सन से मिलने की भी संभावना आपको बहुत ज़्यादा सूर्य की वजह से या केतु की वजह से बनते हुए मिलेगी, कि साहब पुराने के किसी स्थल पे मिल गए। कई लोग होते हैं कि पुराना कोई किला, पुराने कोई प्लेसेस, एंटीक चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर वो पर्सन से मिल जाते हैं। सेकंड ये हो सकता है सूर्य विद केतु कि आपकी परिवार से ही बैकवर्ड से कोई सपोर्ट या कोई कनेक्शन निकल आए, वहाँ से कोई संबंध हो जाए। बिकॉज केतु जो है जड़ है। केतु को हम कहते हैं जड़, कि केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? जड़ को। तो जड़ का क्या अर्थ होता है आपके लिए? जड़ क्या है? आपका परिवार, वो परिवार की शुरुआत एंड ऑल, वो आपकी जड़ें हैं। तो वहां से कोई संबंध हो जाए, दैट इज पॉसिबल। और द थर्ड, कि विदेश से या फिर बाहर से कोई संबंध देखने को मिल जाए। उसका रीजन ये है कि मघा नक्षत्र सूर्य प्लस प्लैनेट केतु, इट मीन्स कि हो सकता है कि पर्सन पावर गेम से दुखी होकर बाहर चला गया हो और शक्ति प्राप्त करने और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने, तो इस तरह से कोई संबंध हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें संबंधों को ड्राइव भी करेंगी, कंट्रोल भी करेंगी, प्रभावित भी करेंगी। इनसे संबंध बनने की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। और आप क्या कह सकते हैं अबाउट मघा के बारे में? आप कह सकते हैं स्किल ओरिएंटेड नक्षत्र है। तो जितना पर्सन फोकस स्किल्स के ऊपर करेगा उतने ज़्यादा बेटर उसके रिलेशन या संबंध जो है वो हो सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा। ओके, पूर्वाषाढ़ा। अब आप इस पर्टिकुलर नक्षत्र की अप्रोच देखिए। एक तो शुक्र का नक्षत्र है। अब ये शुक्र का नक्षत्र जो है वो भरणी से अलग है। भरणी में बात थी इमोशंस की, पूर्वाषाढ़ा में गाइस पूर्व फाल्गुनी इज द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट वीनस। वीनस का जो फर्स्ट नक्षत्र है वो है भरणी, जो कि बात करता है इमोशंस की। पूर्व फाल्गुनी वहीं बात करता है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने की। ये सेकंड नक्षत्र ऑफ शुक्र है। पूर्व फाल्गुनी नेम से स्पष्ट है, पूर्व एंड उत्तरा। इट मीन्स कि ये एक तरह की कंपेटेबिलिटी है, एक तरह की कंपेनियनशिप है, जिसमें पूर्व रिप्रेजेंटिंग द पास्ट पार्ट एंड उत्तरा इज रिप्रेजेंटिंग द फ्यूचर। तो आप मान सकते हैं कि पूर्व रिप्रेजेंट कॉज पास्ट कर रहा है, तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, तो उन सब की धारणा या उन सब की जो कॉल है, अप्रोच है,
वो इस नक्षत्र में सबसे अधिक होगी। थर्ड, ये नक्षत्र के बारे में कहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, हम कहते हैं बंजर भूमि जिसमें कुछ भी नहीं होता, वो कौन सी है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज द राशि जिसके अंदर थोड़ी बंजरपन है, ठीक है। लेकिन पूर्व फाल्गुनी वो नक्षत्र है जिसमें सारे फ्रूट्स हैं, इसके अंदर सब कुछ आपको आराम से प्राप्त हो सकता है। ये नेचुरल, आप कह सकते हैं कि नेचुरल उर्वरक जमीन है, फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पर आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। जो भी आप एफर्ट्स इसके अंदर दोगे वो निश्चित रूप से चैनलाइज होंगे, उनका आउटकम निकलेगा ही निकलेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को कई बार फाल्गुन से कनेक्ट करा जाता है, मंथ ऑफ फाल्गुन के साथ कनेक्ट करा जाता है, जो होली के टाइम का रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में कहते हैं कि फाल्गुन के कुछ पहले के दिनों को ये रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई भी मांगलिक काम या शुभ काम नहीं होता। मेरा मानना है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इज अ गुड नक्षत्र। काफ़ी फ्रूट्स हैं इसके अंदर, तो ये एक तरह से उर्वरक जमीन है। इसके अंदर जब शुक्र आएंगे तो निश्चित रूप से रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करेंगे अपने ही पर्टिकुलर नक्षत्र में। लेकिन अप्रोच क्या बनी है? अप्रोच बनी है कि पास्ट के किसी संबंध को अभी पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो पूर्व फाल्गुनी का फ्यूचर एक्चुअल में उत्तरा फाल्गुनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों एक तरह की कंपेनियन है, दोनों एक तरह का इनके अंदर बीच में वो कनेक्शन है। तो यहाँ पर शुक्र का फ्यूचर डिपेंड करता है सूर्य पे। आप मान सकते हैं कि अगर रिलेशनशिप में कोई इशू आता है तो वो सूर्य की वजह से मैक्सिमम टाइम आता है, और ये प्रैक्टिकल इशू है, मतलब इमोशंस में ईगो आ गया इस तरह की बात नहीं है, प्रैक्टिकल इशू है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि आपका पर्सन हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, अब आपको टाइम नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करने को। सेकंड, बॉस का ओवर प्रेशर आ गया, उस पर्सन को नहीं दे पा रहा। थर्ड, फादर इन लॉ रिलेटेड कोई इशू है, प्रैक्टिकल इशू है, उसकी वजह से पर्सन यहाँ पर नहीं एफर्ट दे पा रहा। कई बार आपने देखा होगा ना, वो फिल्म में कहते हैं कि भाई कितना कमाते हो, लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये होते हैं पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी के अंदर, कि मैक्सिमम टाइम पर्सन को फियर या फिर समस्या का सामना सूर्य की वजह से करना पड़ता है। तो फिर वो सोचता है कि यार पूर्व फाल्गुनी एक्चुअल में एक बंजर भूमि है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बट इन एक्चुअल पूर्व फाल्गुनी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आपकी वेल्थ, आपके धन को चैनलाइज करने में शुक्र के साथ साथ सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इसको दूसरे तरह से समझना है तो ये समझिए कि अभी आप जिस राशि में हो वो अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य की राशि है, सूर्य को बाईपास नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। दिस इज द कॉल ऑफ पूर्व फाल्गुनी कि आपको सूर्य के ऊपर फोकस करना होगा। आपको देखना होगा आपके चार्ट के अंदर कि सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं, और प्रैक्टिकल इश्यूज अगर आ रहे हैं सूर्य से रिलेटेड की, कोई सेपरेशन हो रहा है, कोई प्रैक्टिकल प्रेशर आ गया पर्सन को सूर्य का और उसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको इन रिलेशनशिप, तो उपाय भी किसी मंदिर या किसी टेम्पल में जाके करने चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि बस मेरा तो ये जो नक्षत्र है यही वर्क नहीं कर रहा है, ये ठीक काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो भी समस्या है वो मोर इन द नेचर ऑफ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल समस्याओं का सामना पर्सन को यहाँ ज़्यादा करना पड़ रहा है। संबंध कहाँ बन सकते हैं? संबंध मॉल से लेके कहीं भी, किसी सिटी के कैपिटल में, किसी किंग प्लेस पे, या कोई आप कह सकते हो कोई पॉश इलाके में, इस तरह की जगह पे संबंध आराम से देखे जा सकते हैं। और पार्टनर के बारे में आई विल से कि ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ये एक बार अपने आप को 27-28 में एक्टिवेट करता है फॉर द रिलेशनशिप साइड, और दूसरी बार 33-34 के अंदर एक्टिवेट करता है। तो इन दोनों टाइम पे कोई संबंध देखना पर्सन के लिए बहुत पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड थिंग इज इट इज़ अ प्रैक्टिकल नक्षत्र, तो एक बार प्रैक्टिकली लाइफ में स्टेबल हो जाना चाहिए, उसी के बाद इन नक्षत्रों के अंदर अपनी अप्रोच लगानी चाहिए या रिलेशंस या फिर इन चीज़ों के अंदर जाना चाहिए। एंड थर्ड माई सेइंग इज समस्या का सामना आप सूर्य से कर रहे हो, सूर्य को देखो, सूर्य को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो। किसी के नेम फेम या फिर उसके बिहेवियर पे, उसके काम पे कटाक्ष करना इस नक्षत्र के लिए सबसे खतरनाक काम जो है वो हो सकता है। मैं मानता हूँ उत्तरा फाल्गुनी क्या है, उत्तरा फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी, मतलब आप इनको दोनों को एक साथ जोड़ के देखोगे तभी समझ में आएगा ये जोड़े के नक्षत्र हैं। तो यहाँ पर ये पूर्व फाल्गुनी का एक्सटेंडेड पार्ट है। पूर्व फाल्गुनी क्या बता रहा था कि पास्ट में कुछ था, पास्ट में कोई संबंध था, उत्तरा फाल्गुनी का फोकस है उसको आगे ले जाने पे। ठीक है, कौन सा नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है, बैकवर्ड में शुक्र है। तो बैकवर्ड में आप शुक्र है, ये देख के क्या समझ सकते हो? ये देख के आप समझ सकते हो कि यार हाँ, पास्ट में कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप था या कोई रिलेशनशिप की वाइब्रेशन शुक्र की वजह से थी। अब आपके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप रिलेशन में अगर गए भी या फिर कोई संबंध भी बना तो बहुत फास्ट होगा, बहुत क्विक होगा, तुरंत आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। आपको लगेगा 1-2 दिन 3 दिन एंड बूम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे। ये दिक्कत हो सकती है इस नक्षत्र की। चेजिंग का नक्षत्र नहीं है ये, बड़ा किंग टाइप ऑफ एनर्जीज इस नक्षत्र के अंदर रहती है। चेजिंग का नक्षत्र नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये ब्रिज है बिटवीन लियो, फायर एंड वर्गो, स्टेबल ज़ोडिएक। और वर्गो वैसे भी शुक्र का नीच पर्टिकुलर ऑरा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास संबंध है, हम एंजॉय बहुत नहीं कर पाए और एकदम से बूम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हमारे शोल्डर्स पे आ गई है। ठीक है,
तो सब कुछ को संभालने की जिम्मेदारी यहाँ पर शुक्र के पास जो है वो लगी हुई है। उसका रीज़न है कि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। आपको आपके पार्टनर को इंजॉय करने का टाइम कम मिलेगा, तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा उठानी पड़ेंगी। जिस फैमिली में जन्म लोगे उसमें भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अर्ली उठानी पड़ेंगी। सूर्य के साथ कनेक्टेड है नक्षत्र शुक्र का, आप मान सकते हैं कि ईगो एंड ऑल ये तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। और सबसे बड़ा कार्मिक टेस्ट है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना। यहाँ पर आप मल्टीपल संबंध देख सकते हो, एक से अधिक कनेक्शंस देख सकते हो, या ये भी देख सकते हो इसका कोई संबंध आज तक बना ही नहीं। उसकी दिक्कत क्या है कि पर्सन को सूर्य इतना प्रभावित कर रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ अ सडन मेरे शोल्डर पे, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शुक्र केवल फीमेल्स को नहीं दिखाता, ये आपसे छोटी एज की सारी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो घर में अगर कोई सिस्टर है, सिबलिंग्स है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके शोल्डर पे। इस वजह से पर्सन बाहर अप्रोच नहीं कर पाता है समटाइम। उसमें अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट और हो गया तो फिर वो और ट्रबलसम हो गया। इन सब के लिए करना क्या चाहिए? वेल, उत्तरा फाल्गुनी के लिए बेस्ट उपाय यह है कि आप अपने आप को किसी टेम्पल को डिवोट कर दो। मतलब मंदिर में जाके आप जितने पूजा अर्चन करोगे, पाठ करोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है रादर देन डूइंग इट एट होम। लोग कहते हैं हमने घर में ही जो है पूजा का वो पूरा बना रखा है, घर में कर लें तो ठीक है। नहीं, ये सूर्य है। सूर्य मीन्स कारक ऑफ टेम्पल। टेम्पल यहाँ जाना ही पड़ेगा। जितना प्लैनेट पीड़ित है उतने समय तक के लिए जाना पड़ेगा। और अगर ये समस्याओं को बहुत फेस कर रहे हो तो फिर आपको कंटिन्यू रूप से टेम्पल को विजिट करना पड़ेगा। तब जाके आप मान सकते हैं कि शुक्र जो है वो सूर्य के इस नकारात्मक प्रभाव से कहीं अपने आप को बाहर निकाले। तो यहाँ फ्रूट बियरर, मतलब फ्रूट को होल्ड करने वाला, एक ऐसा पर्सन जिसको चीज़ें मिल चुकी हैं, अब उसको हैंडल करना है। तो समटाइम्स तो मेरी परमिशन भी नहीं ली गई, मुझसे पूछा भी नहीं गया, ये तक की अप्रोच यहाँ पर होती है। और अगर रिलेशनशिप में हो तो फिर आप ये समझ लो आपके तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ेंगी। और प्रैक्टिकल है ये सब चीज़ें, इमोशनल इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। जॉब, पहला क्वेश्चन अबाउट जॉब, सेकंड क्वेश्चन अबाउट कास्ट, थर्ड क्वेश्चन अबाउट योर स्टेटस, फोर्थ क्वेश्चन अबाउट बैंक बैलेंस, एक प्रैक्टिकल। गॉट इट। उत्तरा फाल्गुनी हस्त, हस्त इज द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट मून। हस्त नक्षत्र और पहला नक्षत्र रोहिणी में क्या फर्क है? हस्त नक्षत्र इज फोकस्ड मोर ऑन क्रिएटिव पार्ट। रोहिणी इंजॉयमेंट का, इमोशनली इंजॉय कर रहा है, इमोशनली सब कुछ फील कर रहा है, एक दुनिया में सब कुछ जो है मेरे अनुसार चल रहा है। कहता है ना कि अपने ही वर्ल्ड में होना, अपनी दुनिया में जीवन जीना, ये दिक्कत है रोहिणी की। मघा में हस्त में ये नहीं है। हस्त नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ आपकी स्किल्स का। कहते हैं ये दोनों हाथों से पर्सन को निपुण कर सकता है, ये वो नक्षत्र है। और मैं मानता हूँ कि अगर शुक्र हस्त नक्षत्र में है तो डेफिनेटली आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। और क्रिएटिव में ऐसा नहीं है कि अपने वर्ल्ड में जी रहे हो, सब कुछ आपको इमोशंस में या फिर ड्रीम्स में ही लगता है। यहाँ पर जो रियलिटी है वो आपको इन प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी कि हाँ यार, ये हस्त का इम्पैक्ट है और इससे पर्सन जो है उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। तो इन प्रैक्टिकल आपके पर्सन के अंदर कितनी स्किल है, मतलब अगर कोई पर्सन आया है यहाँ पर जिसका चंद्रमा रोहिणी में था और हस्त को देखने आया है, तो वो ये समझ ले कि आपके पर्सन में कितनी स्किल है, यही आपके पर्सन की, यही आपकी रिलेशनशिप को चला सकता है। अगर उस पर्सन में स्किल्स नहीं है, अगर वो निपुण नहीं है, कई कामों को एक साथ नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, तो दिक्कत है। और इन प्रैक्टिकल भी आपको ऐसे ही लोग देखने को मिलेंगे कि यार कई कामों को एक साथ मैनेज कर लेते हैं। ये पावर है हस्त नक्षत्र की। मैं बहुत अच्छा नक्षत्र इसको मानता हूँ। वैसे भी इसको रिप्रेजेंट करने वाला आई थिंक वो है कुमार, जो घड़ा बना रहा है। ठीक है, तो घड़ा बनाना मीन्स कुछ नई शुरुआत करना, कुछ ऑस्पिशियस काम करना, कुछ डिवाइन काम करना, या फिर कुछ बहुत क्रिएटिव काम करना। ये फंडा होता है हस्त का। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन हाइड करने वाला नक्षत्र है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत नहीं देता, ये आपको बताएगा नहीं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है इमोशनली, या फिर इन्फॉर्मेशन वॉर या इन्फॉर्मेशन गैप हमेशा नक्षत्र हस्त में बना रहता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पूरी नहीं मिल पाती है। हाइड कर सकता है सामने वाला पर्सन इन्फॉर्मेशन को, कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो छुपा के रखता है, उनको वो हाइड करके रखता है। इसको आप कह सकते हैं कि हस्त नक्षत्र की अप्रोच है। इन जनरल इसे क्या कहा जाता है? सिंपल लाइन में आप कहोगे तो इंस्पायर्ड हैंड है। ओके, तो ऐसा पर्सन है जो कि बहुत इंस्पायर्ड है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ों को या इन्फॉर्मेशंस को हाइड करता है। ये इस नक्षत्र के साथ हमेशा होता है कि इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर हाइड करा जाता है। अबाउट पर्सन क्या कह सकते हो? अबाउट पर्सन कह सकते हो वीनस और चंद्रमा का मिलन हो गया है आपके चार्ट में। वीनस चंद्रमा का मिलन मीन्स मदर जो है डेफिनेटली कुछ कहेंगे रिलेशनशिप के बारे में, आपकी मदर या सामने की तरफ से। सेकंड, दोनों तरफ में कोई सी भी मदर जो है वो हो सकती है किसी तरह से इंडिपेंडेंट लेडी हो। थर्ड, कोई फीमेल रिलेटेड कोई वर्क करना या फिर कोई ऐसा
काम करना जिसमें ब्यूटी एंड ऑल बहुत इन्वॉल्व है, क्रिएटिव कोई काम करना, ये हो सकता है। फोर्थ, आप कह सकते हो कि जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल परिवार है, या फिर ऐसा परिवार है जो कि बिजनेस अप्रोच को ज़्यादा रखता है, फ्रीलांसिंग अप्रोच को ज़्यादा रखता है रादर देन डूइंग द 9 to 5 जॉब। उस तरह की अप्रोच आप इस पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर मान सकते हो। इट इज़ मोर इन जनरल। 7th हाउस धाराकार का और चीज़ें बहुत हैं, लेकिन शुक्र इज़ नॉट अबाउट रिलेशनशिप ओनली, इट इज़ अबाउट नेम फेम, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप एंड इट इज़ अबाउट योर वेल्थ। दिस इज अबाउट हस्त। देन कम्स चित्रा। चित्रा क्या है? चित्रा इज अबाउट मंगल, ठीक है, मंगल का नक्षत्र है और इसको कई बार कहते हैं कि चित्रा इज ऑल अबाउट चित्र। जैसा चित्र है, मतलब सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्रा इज लाइक चित्र। इसको ट्रू ब्यूटी कहा जाता है कि सच्ची सुंदरता इस नक्षत्र के अंदर है। मंगल का नक्षत्र है, वो सच्ची सुंदरता के बारे में बात करता है। वेल, मंगल सुंदरता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आप ऐसे लोगों को देखोगे जो कि मार्शियन ऊर्जाओं को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक प्रॉपर जॉ लाइन है, लाइक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उनकी तरफ वो अट्रैक्शन जन्म लेता है। इसीलिए चित्रा को कहीं ना कहीं ट्रू ब्यूटी, सही सुंदरता या सच्ची सुंदरता, अच्छी सुंदरता के साथ कनेक्ट किया गया है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र कुछ करे ना करे, इनके अंदर एनर्जी इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। इसमें अगर कोई ग्रह आके बैठ गया तो वो एनर्जी इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। उस चीज को लेके एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होती रहेंगी। मतलब सामान्य तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, सामान्य तरीके से सब कुछ हो रहा है, या फिर वेल्थ आराम से पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी पर्सन दिन रात उधेड़ बुन में लगा रहेगा। अब इसमें कुछ अच्छा कर दूं, अब इसमें कुछ बुरा कर दूं, प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, प्लस कर दूं, माइनस कर दूं। और ये रियलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि उसके इमोशन में चल रहा है। अगर आप मुझसे कहते हैं मृगशिरा, तो मैं कहता हाँ, ये मन से ऑप्शन की तलाश करता रहता है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इन रियलिटी नए नए ऑप्शंस क्या तो तलाश कर रहा है, या नया नया ऊर्जा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि बार बार रिलेशनशिप को, वेल्थ को, इन फंडास को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। थर्ड में आप क्या कह सकते हैं? कॉज दिस नक्षत्र इज अबाउट द चित्रा एनर्जी, तो चित्रा एनर्जी, तो आप मान सकते हैं कि ये नक्षत्र अपने आप को डार्क में या फिर हिडन प्लेसेस की तरफ ज़्यादा अपने आप को चैनलाइज करता है। डार्क या फिर हिडन प्लेसेस आप मान सकते हैं कि अगर आप एक ऐसे रूम में रहते हैं जहाँ पर डार्क ज़्यादा है, जहाँ पर सूर्य की लाइट एंड ऑल कम प्रवेश करती है, तो आपका शुक्र ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहेगा, ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, ज़्यादा वेल्थ बनाने के ऑप्शंस आएंगे, ज़्यादा रिलेशनशिप के ऑप्शंस आएंगे। और अपने आप को अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट के अंदर रखते हो तो दिस इज़ नॉट द अप्रोच ऑफ चित्रा नक्षत्र, वो ये अप्रोच के साथ नहीं चलता है। फिफ्थ, ये नक्षत्र कॉज मंगल का नक्षत्र है। आप मान सकते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल साइड ऑफ मंगल रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर पर्सन ऐसा नहीं है कि जो मन में ही उसकी ऊर्जा इन्वेस्ट होती रहती है, मन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, नहीं। इन रियलिटी भाग दौड़ करने वाले एडवेंचरस पर्सन, ऐसे लोग जो पहाड़ चढ़ जाते हैं, ऐसे लोग जो कि कुछ ना कुछ मूवमेंट दिन भर अपने जीवन में बनाए रखते हैं, वो हैं चित्रा। और प्रैक्टिकल है, दिखाई देगा। ऐसा नहीं है इसके मन में बात चल रही है साहब, ये तो मन में ही सोचता रहता है, नहीं, वो दिखाई देगा आपको। अब कोई मुझसे पर्सन आके कहे कि माई वीनस इज इन मृगशिरा, ओके, तो मैं कहूँगा ये इमोशनल साइड ऑफ रिलेशनशिप है। प्रैक्टिकल को समझना, एक बार चित्रा को समझो, ठीक है, पर्सन के साथ रहो। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन भर ही उसको बाहर घूमने की, इधर उधर जंप करते रहने की आदत हो और तुम उससे दुखी हो जाओ। इसीलिए तो कंपेटिबिलिटी नहीं हो पाती। हम इमोशनल नक्षत्र की बात कर रहे हैं, भाई मन में उसके विचार चल रहे हैं, वो अलग बात है। इन रियलिटी वो क्या कर रहा है वो आपको चित्रा से समझ आएगा। और अगर ये आपको देखने को मिलता है तो थोड़ा यहाँ पर बचना चाहिए, यही हम कह सकते हैं। इसके बाद स्वाति। स्वाति इज द नक्षत्र ऑफ राहु। और राहु का भी कैसा नक्षत्र है? राहु का एक ऐसा नक्षत्र है जो कि इंडिविजुअल अप्रोच को मानता है। स्वाति के बारे में कहता है कि स्वाति एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा तना है, एक ऐसा पौधा है, या फिर एक ऐसा घास का डंठल है, कुछ भी कह लीजिए जो आपको सही लगे, वो हवा के विरोध में खड़ा है। मतलब हवा इधर बह रही है और वो उधर की तरफ जाना चाहता है, तो अगेंस्ट चलने की इच्छा, विद्रोही तत्व। और विद्रोही तत्व राहु के सब नक्षत्रों में, राहु जनरली एक विद्रोही है। विद्रोह करने की ऊर्जा स्वाति नक्षत्र में होती है, इंडिपेंडेंट होने की ऊर्जा स्वाति नक्षत्र में होती है। स्वाति कहता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट होने दो, मुझे अपने अनुसार चीज़ों को करने दो। ये होती है स्वाति की अप्रोच। स्वाति ये नहीं कहता कि भाई मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँ ना, वो अप्रोच ही नहीं है यहाँ पर। वो अप्रोच है कि मैं इंडिविजुअल तरीके से कुछ करूँगा। तो इंडिविजुअल होना, अपने तरीके से चीज़ों को करना, अपने तरीकों से चीज़ों को हैंडल करना, ये सारी अप्रोच आपको स्वाति की देखने को मिलेगी। अगेंस्ट चलते हैं, हवा के फ्लो के अगेंस्ट चलते हैं। और ये प्रैक्टिकल नक्षत्र है। देखिए, अगर आद्रा में होता तो आद्रा में क्या होता कि इमोशनली बहुत उतार चढ़ाव है। ये प्रैक्टिकल है। ऐसे लोग रिलेशनशिप में या फिर वर्क में या फिर वेल्थ बनाने में बड़ी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी ये है कि ये हमेशा हवा के खिलाफ चलेंगे। हवा बह रही है रिलेशनशिप की इनके क्षेत्र में, ये कहेंगे अरेंज मैरिज, मतलब विरोध करना, विद्रोह तत्व दिखाना इनकी मूल आदत है।
यही इनके पर्सन की आदत है, वो भी विद्रोही है, वो भी विद्रोह तत्व दिखाता है। तो आप मान सकते हैं विद्रोहियों की ऊर्जा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। और क्या कहा जा सकता है, राहु के हर नक्षत्र में आदमी सबसे बड़ा या सबसे छोटा बनता है। राहु की इच्छा है कि बीच में नहीं रहना है, ऊपर या नीचे। तो सिबलिंग्स में बड़ा या छोटा, या फिर फैमिली में बड़ा या छोटा, ऐसा इंसान जिसकी सब बात मानते हैं, ये सब स्वाति की अप्रोच है। लेकिन अलून नक्षत्र है, अकेले रहने वाला नक्षत्र है, बड़ा पीड़ित नक्षत्र है, दुखी नक्षत्र है। तो इनकी अंदर से तो इच्छा वही है, आद्रा की थी इमोशनल साइड मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। तो हमेशा अगेंस्ट द विंड चलने की इच्छा इस नक्षत्र की आपको देखने को मिलेगी। अट्रैक्टिव, हैवी अट्रैक्टिव है। और वेल्थ जनरेट करने में आई से कि अगर आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल को, पब्लिक इमेज को बहुत अच्छा कर लेते हो, बहुत अच्छा उसको ट्यून कर लेते हो, तो आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हो। उसमें कोई भी कहीं से कोई स्ट्रगल का सामना आई डोंट थिंक सो कि स्वाति के अंदर करना पड़े। तो स्वाति इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल अप्रोच, अकेले चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल रिलेशंस को चलाना, 2-3 लोगों को एक साथ मैनेज कर लेना एंड ऑल, ये अप्रोच स्वाति की नहीं है, इंडिविजुअल अप्रोच है, अकेले चलने की अप्रोच है। तो इसमें तो रिलेशनशिप्स एंड ऑल काफ़ी ट्रबलसम हो जाते हैं, क्योंकि आप दुनिया के खिलाफ चल रहे हो ना, और अकेले चल रहे हो। तो या तो पूर्ण रूप से ऐसा लगे कि सोलमेट, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर हम बात करें विशाखा की, विशाखा नेम से स्पष्ट है 2 शाखाएं या विखंडित शाखाएं, एक से अधिक शाखाएं, ये विशाखा है। गुरु का नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र रिलेशनशिप के लिए अच्छे नक्षत्र होते हैं। आद्रा से मतलब या फिर स्वाति से, इनसे मैं बेटर मानता हूँ। उसका रीज़न है कि समाज का आप कितना भी विरोध कर लो, उसका सपोर्ट, अप्रिशिएशन कहीं ना कहीं इंसान को चाहिए। तो शुक्र का जुपिटर के साथ होना अच्छा होता है। विशाखा नक्षत्र में चीज़ें और भी अच्छी हैं, बट दिक्कत यह है कि इस नक्षत्र में 2 शाखाएं हैं। तो इसमें जो भी प्लैनेट आता है उसके अंदर एक मल्टीपल पोलैरिटी आ जाती है, उसके अंदर डुअलिटी आ जाती है। वो डबल होना चाहता है और एक चीज फेल करती है, दूसरी सफल होती है। ये मैंने कई बार देखा है कि विशाखा नक्षत्र की मेन नेगेटिव हरकत यह है कि वो एक चीज को फेल करता है, दूसरी को सफल कर देता है। तो विशाखा में शुक्र हो तो पर्सन को बहुत ध्यान से रिलेशनशिप या मैरिज में जाना चाहिए। कई बार तो पंडित उपाय करा देते हैं कि आप ऐसी जड़ बांध लीजिए जो कि 2 शाखाएं हो जिसमें, या फिर किसी टेम्पल में मैरिज कर लो और उसको तोड़ दो, पेड़ को काट दो, उसके बाद मैरिज करो या रिलेशन में जाओ। इस तरह की बातें होती हैं, बट अप्रोच क्या है, एक चीज फेल करेगी, दूसरी सफल होगी। दोनों होंगी एक ही तरह की, लेकिन पहले जो काम करोगे उसमें फेल मिलोगे, दूसरे में सफल हो जाओगे। तो पहला एफर्ट फेल होता है विशाखा का, ये इसकी नेगेटिव ट्रेट है। जुपिटर का नक्षत्र है तो जुपिटर रिफ्लेक्ट करेगा। जुपिटर रिफ्लेक्ट करने का अर्थ है कि पर्सन को अट्रैक्ट करने में, खींचने में जुपिटर का रोल है। समाज का, सोसाइटी का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, किसी सोशल फंक्शन का, सोशल गैदरिंग का, गेट टुगेदर का, इन सब का रोल है। कहीं ऐसी जगह पर्सन से मिलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती है। थर्ड में आप ये कह सकते हो कॉज इट इज विशाखा, डबल शाखाएं, तो एक चीज फेल, दूसरे पास। इस तरह की अप्रोच है इसकी। परिवार में भी ये देखने को मिलेगा कि सिबलिंग्स में हो सकता है 2 सिबलिंग्स हो, एक को दिक्कत आती रहती है, दूसरा सफल होता रहता है। तो ये अप्रोच यहाँ पर कहीं ना कहीं बनने लग जाती है। वेल्थ में, धन में, रिलेशनशिप में, सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि पहला प्रयत्न जो रहता है मेरा, वो थोड़ा सा डाउन फेज में रहता है, दूसरा जो है वो सफल रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नक्षत्र है, ये बहुत अच्छी बात है। पहला जो नक्षत्र था गुरु का, वो प्रैक्टिकल ही नहीं था, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, पुनर्वसु इमोशनल है, इमोशनली इंसान काम करता रहता है, ये प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर आप इमोशंस की उम्मीद मत करो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जैसे ही रिलेशन बनता है सीधा ही प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये अरेंज मैरिज में होता है जहाँ पर सीधी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, तो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है। फिर भी रिलेशनशिप में जाना है तो जस्ट 1 चीज़ फेल, दूसरा सफल, इस तरह की अप्रोच यहाँ बन सकती है। विशाखा, विशाखा के बाद अनुराधा। अनुराधा इज द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट शनि। अब ये कमाल की बात है, देखिए शनि को हम कैसे नेम से पुकारते हैं। हम शनि के बारे में कहते हैं कि शनि थोड़े से दुखी करने वाले प्लैनेट है, या फिर रिलेशंस के लिए अच्छे नहीं है, डीले करते हैं, ठीक बात है। लेकिन अनुराधा, इस नक्षत्र की अप्रोच क्या होनी चाहिए अपने अनुसार? इस नक्षत्र की अप्रोच कहाँ से निकलनी चाहिए? अगर ये नक्षत्र है तो इसकी अप्रोच कहाँ से निकलनी चाहिए? इसके बारे में कहते हैं कि प्रेम का रिवॉर्ड जो है वो आपको अनुराधा में मिलता है। ये रिवॉर्ड का नक्षत्र है। तो इसमें पर्सन कई बार पूछता है कि मैं जो आज एफर्ट कर रहा हूँ इनका मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? भाई पिछले का मिल रहा है। शनि के नक्षत्रों की ये भी मैंने एक व्यवस्था देखी है कि शनि के नक्षत्रों में अगर आप एफर्ट देते हो तो उसका रिजल्ट नहीं आता। वो पिछले समय जो आपने करा है, पास्ट में जो करा है, उसका रिवॉर्ड आता है। तो जब भी शनि लगन को देखे या शनि के नक्षत्र में प्लैनेट हो तो पर्सन को समझना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें ना करता जाए। गलतियों से सीखने का मौका आपको गुरु के नक्षत्र देते हैं, चाहे वो पुनर्वसु हो, चाहे वो विशाखा हो, लेकिन शनि के नक्षत्र नहीं देते, वो दंड देता है। पॉजिटिव साइड इज पास्ट में आपने बहुत कुछ अच्छा करा है, अब के जीवन में आपके रिलेशनशिप की थिंग्स सॉर्ट है। नेगेटिव साइड इज पास्ट में कुछ गलत करा है, अब रिलेशंस के अंदर ट्रबल है। ये अनुराधा के साथ दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूँ।
फिर भी अनुगामी नक्षत्र है। अनु का मतलब ये होता है अनुगामी, किसी का पीछा करना। तो यहाँ पर आप किसी पर्सन के हो सकता है सर्च में हो, किसी पर्सन को खोज रहे हो, सोलमेट एंड ऑल इस तरह के रिलेशंस मैक्सिमम टाइम आपको पूर्वा, उत्तरा या फिर अनुराधा इस तरह के पर्सन्स के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हार्ड वर्क करने वाले लोग हो सकते हैं। सामने वाला पर्सन जो है उसको रिलेशनशिप के से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोफेशन एंड ऑल इनके अंदर समस्या आ सकती है, और रिलेशनशिप के अंदर आती हुई समस्याओं का रीज़न भी वर्क लाइफ बन सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वेल्थ को चैनलाइज करने में या फिर रिलेशंस को बेटर करने में जहाँ प्रोफेशन को सपोर्ट करना चाहिए था, अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर चीज़ें डिक्लाइन होंगी ही होंगी। मेरा तो कहना भी यह है कि ये इमोशनल नक्षत्र ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल नक्षत्र है। अपना प्रैक्टिकल अप्रोच बना के रखो। तुम कह रहे हो कि मैं इमोशनल होऊंगा, भाई इमोशनल होना है तो आप शनि के बैकवर्ड नक्षत्र में जाइए, पुष्य में जाइए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी, समाज का हर तरह का सोर्स देखना पड़ेगा। इस वजह से कई बार ये नक्षत्र इन्फॉर्मेशन हाइड भी कर जाता है। प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है। पर्सन प्रैक्टिकल समस्याओं से होता है कि आज प्रैक्टिकली मैंने देखा कि यार इनकी मैरिज में ये हो रहा है, कल मेरी मैरिज में ऐसा ना हो जाए। ये समस्या अनुराधा नक्षत्र की ज़्यादा है। और इस नक्षत्र के साथ तीसरी क्या बात है, इस नक्षत्र के साथ तीसरी बात यह है कि कॉज दिस नक्षत्र इज ऑफ शनि, ये रिवॉर्ड देता है। पिछले में अच्छा करा है तो बहुत अच्छा है, नहीं करा है तो फिर यहाँ पर ये फेलियर दिखा सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा संबंध बनाने भी नहीं चाहिए, अदरवाइज अनुराधा किसी के पीछे ही लगे रहोगे या फिर कोई तुम्हारे पीछे लग जाएगा, और वो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हैवी कार्मिक है ये। इसके बाद आता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नेम से स्पष्ट है, नक्षत्र तो बुध के हैं, लेकिन बड़ा बनने की इच्छा, बड़ा बनने की कामना जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में होती है। शुक्र का ज्येष्ठा में होना इटसेल्फ मीन्स कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की किसी ना किसी की रिलेशनशिप में एक बड़ा बनने की इच्छा है कि लाइक आई एम द वन जो कि सब कुछ को डिसाइड करे, आई एम द डिसीजन मेकर, डायरेक्शन गिवर, मैं बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अप्रोच यहाँ पर होती है। प्रैक्टिकल नक्षत्र है, इट इज़ नॉट इमोशनल नक्षत्र। इमोशनल आश्लेषा था, इमोशनल आश्लेषा था, उसमें सब कुछ इमोशंस में था, ड्रीमी वर्ल्ड था। ये प्रैक्टिकल है, यहाँ प्रैक्टिकल बैटल है। आप भी मेहनत कर रहे हो, आपको पर्सन भी मेहनत कर रहा है। अगर दोनों में फाइट हो गई तो यहाँ पर ये समझिए सफलता तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। मिलेगी का अर्थ है कि दोनों सफल हो जाओगे, दोनों गेन करोगे अगर दोनों में एक तरह की बैटल छिड़ जाती है तो, क्योंकि ज्येष्ठा बड़े बनने की इच्छा। और अगर दोनों ने अपने आप को एक यूनिट बना लिया तो फिर दुनिया से वही फाइट है, बड़े बनने की इच्छा की, और कपल्स में हम ज़्यादा अच्छे दिखें, और लोगों में हम ज़्यादा बेटर रिफ्लेक्ट करें, सबसे अच्छे हम ही दिखाई दे। ये सारी इच्छाएं जो है वो ज्येष्ठा की होती है, बड़ा बनना, कि मैं तुम्हारा बड़ा वो हूँ, गुरु टाइप की ऊर्जा। कॉज नक्षत्र इज ऑफ बुध, शुक्र और बुध का कहीं भी संबंध हो जाएगा, इस कहीं पे भी, ये अपने आप में एक तरह का एंजॉयमेंट का योग होता है। तो एंजॉय करने के लिए बेस्ट है, संबंधों में एक से अधिक संबंधों के लिए बेस्ट है। मल्टीपल रिलेशंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, हाई इन्फॉर्मेशन को हाइड करना देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव में क्या देखने को मिलेगा, अगर यूनिट बन गए तो लोगों से अच्छा खासा मुकाबला कर जाओगे, अच्छी खासी गेन या फिर ग्रोथ आपको प्राप्त हो जाएगी अगर आप एक तरह से यूनिट बन गए। और आप दोनों में एक बैटल हो गई तो फिर आप ये समझिए कि संबंध को चला पाना या टिका पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस नक्षत्र में। क्योंकि इस नक्षत्र के बाद आपको देखने को मिलेगा, ये राशि कौन सी, स्कॉर्पियो, उसके बाद कौन सी आ रही है, सैज, गंडांत आ गया। गॉट माई पॉइंट। इसीलिए कनेक्टेड रहिए, बने रहिए, ताकि हम और इन्फॉर्मेशन अबाउट दोस्त नक्षत्र से शेयर कर सकें। अगर हम बात करें अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अब यहाँ से बात आध्यात्मिक शुरू होती है, ठीक है। अब मूल नक्षत्र किसका नक्षत्र है, केतु का। आपने सुना होगा गंड मूल नक्षत्र, मूल आ गए बच्चे को, इसमें आता है, क्रोध आता है, इसके लिए उपाय किए जाते हैं पैदा होते ही। क्यों, पिछले जीवन से कैरी कर रहे हो। इन नक्षत्रों में अब जो भी प्लैनेट आएगा उसको आप पास्ट लाइफ से कैरी करते आ रहे हो, और हैवी तरीके से कैरी कर रहे हो। वीनस इन मूला, रिलेशनशिप को पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। जैसे अनुराधा में पनिशमेंट था या फिर रिवॉर्ड था ना, सेम मूल के अंदर है, रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है। पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप को कैरी किया जा रहा है। रिलेशनशिप या वेल्थ एक बहुत बड़ी बात अब आपके लिए हो गई है। पास्ट लाइफ से, पिछले जीवन से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसको। अगर वो एफर्ट अच्छे थे पास्ट के तो आपका केतु अच्छी जगह होगा, जिसकी वजह से आपको रिलेशन एंड ऑल इन चीज़ों में ऑल ऑफ अ सडन सफलता मिलेगी। आपने डिमांड करी रिलेशन हो, इस तरह के पर्सन के साथ हो, ऐसा ही पर्सन एंटर कर गया। ये होता है इंट्यूशन साइड ऑफ प्लैनेट केतु की इंट्यूशन साइड, ये हो सकता है यहाँ। और ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक भी हो सकता है, कभी भी कहीं पे भी टूट जाता है। ये भी समस्या रहती है अगर ये पनिशमेंट हो गया तो। मैं मानता हूँ ये आध्यात्मिक नक्षत्र है, इंटेंस नक्षत्र है। आपका जो पर्सन है वो भी एक इंटेंस पर्सन है, लाइक इंटेंस का अर्थ इंटेंस है, मंगल के रूप से इंटेंस है, मांगलिक तक हो सकता है, उसको क्रोध दिखेगा ही दिखेगा। और अगर स्पिरिचुअल है तो उसका इंट्यूशन बहुत हायर लेवल का होगा। वेल्थ चैनलाइज करने में, धन प्राप्त करने में ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। शेयर स्टॉक,
मेरा इंट्यूशन साहब ये बढ़ेगा, लगा दिया आपने, ये चीज़ अच्छी करेगी, लगा दिया आपने, बढ़ गया। ये होती है मूल नक्षत्र की पावर। दो सेंसिटिव नक्षत्र है, तो मेरा मानना है कि इसमें अगर कि आपका शुक्र है तो कोशिश करी जाए कि पहले इसके उपाय कराए जाए फिर ही मैरिज में जाए। अदरवाइज हैवी सेंसिटिव नक्षत्र है और डिले फोकस्ड नक्षत्र है, क्योंकि पर्सन बहुत आध्यात्मिक हो जाता है। कई बार तो मोक्ष या संन्यास की बात करता है कि नहीं साहब ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं। इसके बाद जो नक्षत्र आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सेम थिंग जोड़े के साथ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इन दोनों का एक जोड़ा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र थर्ड नक्षत्र ऑफ शुक्र है। फर्स्ट नक्षत्र बात करते हैं इमोशंस की, सेकंड बात करता है प्रैक्टिकल की, थर्ड बात करता है अध्यात्म की, स्पिरिचुअल होने की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को आप कह सकते हो कि एक अच्छा नक्षत्र है शुक्र के लिए। वेल्थ जनरेशन में, नेम फेम या रिलेशनशिप के लिए चीज़ें यहाँ काफ़ी बेटर रह सकती हैं। ये वो नक्षत्र है जो कि लोगों को इकट्ठा करता है, जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये इस तरह से चीज़ों को मैनेज करता है कि यार हमें एक बड़ा प्लान है, बड़ी चीज़ है, बड़ा टारगेट है, इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर वर्क करना है, इसको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। तो इसके अंदर प्रकाश बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा है। ये पहले ही समझ लेता है कि क्या क्या समस्याएं पॉसिबल आउटकम्स में आ सकती हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस नक्षत्र की नेगेटिव साइड है कि ये बहुत एक तरह होता है ना फ्राइटेंड, कि बहुत डर जाने वाला नक्षत्र। एक ऐसा नक्षत्र जिसमें पर्सन पहले ही सामने की इतनी चुनौतियों को देख ले कि वो डर जाए और इनिशिएट ही ना करे कुछ भी। तो इनिशिएट करने में बहुत मुश्किलें इस नक्षत्र को आ सकती हैं। इसीलिए इस नक्षत्र को कहा जाता है इनिशिएटिंग विक्ट्री, कि ये युद्ध में जीत को इनिशिएट करने वाला नक्षत्र है। ये पहले ही मैनेज कर लेता है कि यार ये समस्याएं आएंगी, इनको हमके पार करना है। अगर आपका शुक्र वीक शुक्र है, षड्बल में कमजोर है, नवमांश में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर आप इतने चैलेंजेस को देखोगे, स्ट्रगल्स को देखोगे, अपने मन में इमेजिन कर लोगे। आपने अध्यात्म करा, आपने कोई मंत्र चैंट करा, आपने पूजा पाठ करी और आपको महसूस होगा यार ये इतने सारी स्ट्रगल्स हैं, शायद मैं इन्हें कंकर ही ना कर पाऊँ, शायद ये कॉन्कर ही ना हो, शायद मैं इन्हें कंप्लीट तरीके से चैनलाइज ही ना कर पाऊँ। तो उसमें ये फ्राइटेंड भी हो जाता है, कई बार डर भी जाता है। और वेल्थ चैनलाइज करने में, रिलेशनशिप चैनलाइज करने में दिक्कत ये आती है कि पर्सन पहले ही भयभीत हो गया, वो डर गया, वो आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये नक्षत्र बहुत अच्छा चाहिए। जब भी ये इल फंक्शन करता है तो पर्सन की क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है और वो चीज़ों में आगे डिसीजन नहीं ले पाता। कई बार होता है लोग जो है इंटरव्यू में हैम्पर कर जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने पहले ही अपने मन में इतनी चीज़ें बना ली, इतना बिल्डअप कर लिया कि वो आते हुए आउटकम को पहले ही इमेजिन कर लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नक्षत्र जो है ये स्पिरिचुअल नक्षत्र है, इनमें इंट्यूशन पावर भरी हुई है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर ठीक है, अगर आपका शुक्र सही परफॉर्म कर रहा है, तो आप पहले इंट्यूशन से ऐसी चीज़ें देखोगे कि यार ये समस्याएं हैं, इस तरह से सॉल्यूशन लाना है। अदरवाइज ये जो नक्षत्र है वो सेम थिंग सॉल्यूशन की वजह से या फिर वो फियर में आके अपने आप को लॉस कर देता है, कमज़ोर हो जाता है। इसमें बैठा हुआ शुक्र सेम थिंग है, आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी ही करेंगी। अगर इसमें नो भी आएगा या सैड नो या ये चीज़ें भी होंगी, सामने वाली तरफ से हो सकती है। उसका रीज़न है कि पर्सन ने पहले ही इतना इमेजिन कर लिया। कई बार लोग होते हैं कि साहब हमारा जो एक संबंध था मंगनी हुई, सब कुछ हुआ और ब्रेक हो गया। रीज़न द सेम थिंग, पहले ही वो आउटकम, पहले ही वो बिल्डअप पर्सन ने क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी एक फियर में है, चिंता के अंदर है। वो आप कह सकते हैं इस नक्षत्र की मेन कॉल होती है या अप्रोच होती है। नेम लेटर्स और क्या पर्सनालिटी हो सकती है, इन्हें हम आगे समझेंगे। इमोशनल साइड ऑफ पर्सन समझना है तो बैक टू द फर्स्ट नक्षत्र ऑफ शुक्र में जाइए, जो कि कौन सा है, भरणी। अब हम बात करते हैं उत्तराषाढ़ा की। उत्तराषाढ़ा नेम से स्पष्ट है, उत्तरा मीन्स आफ्टर, कोई किसी चीज का आउटकम है। किस चीज का आउटकम है? पूर्वा में कुछ हुआ था, उत्तरा में उसका आउटकम आ रहा है। पूर्वा में क्या हुआ था? शुक्र का नक्षत्र था, पहले ही हमने समस्याओं को देखा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है सुप्रीम विक्ट्री का। इसमें अगर आपका शुक्र आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव साइड ऑफ शुक्र यह है कि इसमें डोमिनेंस आता है और स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस आता है। एक ही इंसान जीतेगा। अगर लड़ाई हो गई, यू फाइटिंग योर पार्टनर, तो उसमें फिर बात यही है कि एक ही इंसान जिएगा। जीरो सम गेम है, या तो मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे। ये समस्या है इस नक्षत्र की। पॉजिटिव साइड क्या है इस नक्षत्र की? सुप्रीम विक्ट्री है। तो ये आपको जो नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में आपने मैनेज करा ना कि ये समस्याएं मुझे दिख रही हैं, उत्तराषाढ़ा में आप उन सबको सॉल्व कर दोगे, उन सबका समाधान कर दोगे। इसमें शुक्र आने का मतलब है फाइनल आउटकम ऑफ रिलेशनशिप होगा। तो इसके अंदर सूर्य मंगल ऐसे प्लैनेट अच्छे रहते हैं, फाइटिंग कैपेसिटी जिनके अंदर है। बट फिर भी आप कह सकते हैं कि शुक्र उत्तराषाढ़ा में बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपको कोई ऐसा पर्सन देखने को मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा जिसके अंदर फाइटिंग स्किल है, जिसका मार्स केतु प्रबल है। और जनरली आपको मांगलिक लोग यहाँ देखने को मिलेंगे जिनका साहब इतना प्रबल है कि वो समस्या आती है और उनको फाइट करने के लिए रेडी है। इसीलिए इस नक्षत्र में इंजॉयमेंट कम है। मैं मानता हूँ उत्तरा के जितने भी नक्षत्र हैं उनमें इंजॉयमेंट कम है। उसका रीज़न ये है कि इनमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दी जाती है, फिर आपको फाइट करना है उसके लिए, फिर आपको युद्ध लड़ना है उसके लिए।
जितना इंट्यूशन में जाओगे, जितना पूजा पाठ करोगे, हो सकता है एक तरह का डिटैचमेंट आपको फ्रॉम द रिलेशनशिप साइड आ जाए। उसका रीज़न ये है कि शुक्र यहाँ अच्छा वर्क नहीं करता है, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा आगे की, उसमें फिर वो जाएगा ही नहीं, जाने से ही मना कर देगा। ये है थर्ड साइड ऑफ नक्षत्र, ये आध्यात्मिक नक्षत्र है। इनको चलाने के लिए आध्यात्मिक अप्रोच पर्सन की बहुत ठीक होनी चाहिए। अगर उसने मंत्र से या फिर किसी और उपाय से इसको बिगाड़ा तो उसका नकारात्मक इम्पैक्ट उसकी वेल्थ पे भी पड़ेगा, उसके रिलेशनशिप्स में भी पड़ेगा। ऐसे पड़ेगा कि वो पहले इतनी समस्या देख लेता है, फिर उसको समझ आता है इनका कोई समाधान ही नहीं है, तो इनमें जाओ ही मत। वेल्थ के उसके पास 5 सोर्स हैं कि आप पैसा यहाँ से बना लो, वहाँ से बना लो, लेकिन नहीं जाएगा। कॉज सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य सरकार है, शुक्र सूर्य, सरकार से बहुत कुछ बना सकता है पर्सन, बट द इशू इज सुप्रीम विक्ट्री, कि जब तक मैं पूरी तरह अपने आप को कैपेबल नहीं कर लूंगा तब तक मैं किसी चीज में एंटर नहीं करूंगा। बिजनेस में सेम थिंग, जब तक मेरे को सारी स्किल नहीं आएंगी मैं नहीं करूंगा। इसकी वजह से डीले बहुत इस नक्षत्र में आपको फेस हो सकता है। इसके बाद आता है श्रवण। नेम से स्पष्ट है, श्रवण मीन्स सुनना, सुनने के लिए ये नक्षत्र है। और कहते भी है जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रामचरितमानस में जो सुनत गावत मतलब जो सुनेगा, सुनना भी एक तरह की क्रिया है, अध्यात्म का एक फॉर्म है सुनना। सुनना बहुत मुश्किल काम है, सुनने के लिए समुद्र जैसे कान चाहिए इंसान के, जो कितना भी सुनता रहे। तो सुनने के लिए ये नक्षत्र है श्रवण। अच्छा नक्षत्र है, आर्टिस्टिक नक्षत्र है, क्रिएटिव नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। थर्ड साइड ऑफ चंद्रमा है, आध्यात्मिक साइड ऑफ चंद्रमा है। आध्यात्मिक साइड चंद्रमा का अर्थ है सुनने वाला, एक ऐसा इंसान जो आपकी बातें सुने। क्योंकि शुक्र इस नक्षत्र में आ गया है, शुक्र से ये डिमांड है कि आपको आध्यात्मिक रूप से चीज़ों को सुनना पड़ेगा। ये आपसे भी डिमांड है और आपके पर्सन या स्पाउस से भी डिमांड है कि उसे भी बहुत सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक साइड की डिमांड ये है कि सुनना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, ऐसी व्यवस्था होगी हमारे घर में या सामने वाला जो पर्सन है उसके घर में, कि वो अंडर द प्रेशर या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन हमेशा रहेगा। चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो फादर हो, किसी का इन्फ्लुएंस उस पर आएगा ही आएगा। इसलिए उससे डिमांड ये है कि तुम सुनो, तुम्हें हमेशा सुननी पड़ेगी। ये डिमांड है इस नक्षत्र की। श्रवण, सुनना, मनन करना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन होना, हमेशा किसी के इन्फ्लुएंस में होना। मान लो आप रिलेशन में हो, आप अपना फ्री डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि आपको किसी की सुननी है, आपको किसी से गाइडेंस लेनी है, आपको किसी से पूछना पड़ेगा भाई ये चीज़ सही है या नहीं है। आई एम नॉट केपेबल टू टेक द फाइनल डिसीजन, यू शुड टेक इट ऑन माई बिहाफ। ये सही है या गलत है, सही है या गलत है, ये दिक्कत है इस नक्षत्र की। तो कई बार पूछते हैं लोग कि भाई दिक्कत हो कहाँ रही है। भाई दिक्कत यहाँ है कि ये नक्षत्र ही इस तरह का वर्क करता है। तो आपको किसी के अंडर द इन्फ्लुएंस रहना पड़ेगा और आपके रिलेशनशिप की जो डोर है वो किसी और पर्सन के हाथ में है। वो बताए तो ये ठीक, नहीं बताए तो ये नहीं ठीक। इसीलिए श्रवण को बताया भी ऐसे ही गया है जैसे कि इसका जो कनेक्शन होगा वो संगीत के जो आभूषण होते हैं या संगीत के जो चिन्ह होते हैं उनके साथ होता है। चाहे ड्रम हो गया, चाहे ढोलक हो गई, तो एक तरह का नाद है। और अच्छे में आप कह सकते हो कि सामने वाला जो भी पर्सन मिलेगा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, म्यूजिक एंड ऑल, इनसे उसका संबंध हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इसका इनमें इंटरेस्ट है, आध्यात्मिक रूप से इनके अंदर इंटरेस्ट है, भजन और इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है कि ये नक्षत्र अंडर द इन्फ्लुएंस रहता है, हमेशा किसी के प्रभाव क्षेत्र में बने रहना, ये इसकी अप्रोच है। श्रवण के बाद है धनिष्ठा। धनिष्ठा अप्रोच क्या है? धन की इष्टा, धन की प्राप्ति, धन की इच्छा। इसके बारे में एक बार कहा था किसी ने, वेल्थ जनरेट वेल्थ, सक्सेस जनरेट सक्सेस। सफलता के बाद सफलता आएगी, पैसे से पैसा आएगा, यह अप्रोच है धनिष्ठा की। धन में बड़ा हो जाना, भव्यता में बड़ा हो जाना। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं क्योंकि ये आध्यात्मिक साइड है, ये दिखाते हैं कि हमारे पास इतना धन है लेकिन इसका भी कोई मूल्य नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ओशो के पास इतनी कारें क्यों थी? भाई वो दिखा भी तो रहा है कि इतनी चीजें हैं, आप अध्यात्म से इतना कुछ ले सकते हैं लेकिन इनका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है। यही धनिष्ठा की इच्छा है। आध्यात्मिक साइड का नक्षत्र है, मंगल की आध्यात्मिक साइड का नक्षत्र है, काफी अच्छा नक्षत्र है। आप इसकी अच्छाई को इससे समझ सकते हो कि इसमें एक पर्सन के मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे उन चीज़ों में या रिलेशनशिप्स के अंदर आगे नहीं बढ़ेगा या फिर उनमें नहीं जाएगा। उसका रीज़न है वो दिखाना चाहता है कि आध्यात्मिक शक्तिज और बिगर शक्तिज या सोलमेट कनेक्शंस या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस या ऐसे संबंध जिसके अंदर वो पूर्ण कंप्लीट होना फील हो, दे आर द बिग कॉल। वो बड़ी चीज़ें हैं मेरे लिए। तो मल्टीपल संबंध बनाना, बार बार संबंधों को चेक करते रहना, ये मेरे लिए है या नहीं है, ये सारी कॉल आपको धनिष्ठा में मिलेगी। वेल्थ जनरेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र है, लेकिन वेल्थ से आते हुए सुख के लिए ये नहीं है, ये भोगने के लिए नहीं है। यही एक मंगल की अप्रोच होती है, वो कमाता है, बनाता है, आगे चला जाता है, कभी भी भोगता नहीं है। भोगने के लिए ये नक्षत्र है ही नहीं। इसमें पर्सन बनाएगा, कमाएगा, आगे चला जाएगा, बनाएगा, कमाएगा, आगे चला जाएगा। रिलेशन आएंगे, बनाएगा, चलाएगा, आगे चला जाएगा।
तो स्टेबल नहीं हो पाता, ये एक समस्या आप इसकी मान सकते हो। सामने वो पर्सन मांगलिक होगा ही होगा, मतलब उस पर मंगल का प्रभाव है। हो सकता है अच्छे खासे घर से आता हो, रॉयल आउटकम हो, लेकिन एक तरह से उसका शौक नहीं है, उसको उन चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं है, ये आप कह सकते हो। तो इसको कई बार लोग कहते हैं गोल्ड डिगर टाइप की पर्सनालिटी होगी। वेल, नॉट टू बी ट्रू, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। ऐसा होगा जिसके पास है सब कुछ बट वो रिजेक्शन मोड में है, उनको रिजेक्ट करके बैठा हुआ है। आउटकम संबंधों का इसी तरह का हो सकता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, भोग में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर नई नई सर्च करते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो, ताकि वो पर्सन मिले जो कि इनकी आत्मा को संतुष्ट कर पाए। धनिष्ठा। इसके बाद है शतभिषा। ये राहु की भी आध्यात्मिक साइड है शतभिषा। ये ऐसी साइड है शतभिषा जिसके पास कहते हैं कि मल्टीपल आंखें हैं। कोई कहता है 100 है, कोई कहता है 1000 है, तो मतलब मल्टीपल आंखें हैं और आंखों से देखता है। इंद्र से कनेक्टेड नक्षत्र है, एक ऐसा नक्षत्र है। इंद्र के बारे में भी आपने देखा होगा, एक बार उनके पूरे शरीर में आंखें हो गई थी। उनको ये रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल चीजों को, छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स को देखने की इच्छा जो है वो शतभिषा की होती है। शुक्र का राहु के साथ संबंध हमेशा धन के लिए मामलों में उत्तम संबंध है, अच्छा संबंध है। अच्छा संबंध इसलिए कि पर्सन बारीक बारीक डिटेल्स ऑफ शुक्र जो है उसको एनालाइज करेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक है। शुक्र का पहला नक्षत्र आद्रा, वो इमोशनल है। सेकंड स्वाति प्रैक्टिकल है, ये आध्यात्मिक है। ये कहता है कि वास्तविकता में इसको कहते हैं अंडरवर्ल्ड का नक्षत्र। मतलब ये जब सूर्य एक जगह छुप जाता है तो जहां पर अंधेरा होता है उस एरिया को जो है शतभिषा रिप्रेजेंट करता है। ये उस तरह का सूर्य है, ये उस तरह की वाइब्रेशन है जिसमें हजारों आंखें हैं, और उनका अर्थ है कि भाई छोटी छोटी डिटेल को देखना है। तो रिलेशनशिप के लिए पर्सन बारीक बारीक डिटेल्स पे फोकस करता है। आपका स्पाउस भी ऐसा हो सकता है जो कि शॉर्ट साइटेड, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब बहुत फोकस्ड है, छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स के ऊपर उसका फोकस है। और वो सारा फोकस जो है वो आध्यात्मिक फोकस है, वो रिजेक्शन का फोकस है कि कोई गलती मिले और बस फिर इस चीज़ से हम बाहर निकले। अपने आप को ये समझाने के लिए कि ये जो चीज़ें हैं, शुक्र, ये वेल्थ एंड ऑल, ये या रिलेशनशिप्स, ये भी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, इन पे भी हमें रुकना नहीं है या अटकना नहीं है। उस तरह की अप्रोच होती है शतभिषा की। कई लोग कहते हैं कि मल्टीपल रिलेशन देता है। वेल हाँ, ये भी इसका एक फैक्ट है कि ये एक से अधिक संबंध देता है, या फिर ये चीटिंग करने की या फिर किसी चीटिंग को पकड़ने की बहुत अच्छी इच्छा देता है। इसमें पर्सन एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करता है मोस्टली इन द रिलेशंस, कि बस इसकी कोई गलती हो और पकड़ें और बस हम अपने आप को प्रूव कर दें। ये इस नक्षत्र की कॉल है। तो ये है शतभिषा नक्षत्र की कॉल। 100 यूनियंस तो वही है, उसका अर्थ यही है कि ये कहीं ना कहीं बात करता है अबाउट द कि ये लास्ट मौका है, इच्छाओं को पूर्ण कर लिया जाए, कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे धनिष्ठा है मल्टीपल फोकस, मल्टीपल ऑप्शंस, इसके भी मल्टीपल ऑप्शंस है। बट दिक्कत ये है यहाँ पर पर्सन खुद डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। रिलेशंस को चलाने में सबसे बड़ी समस्या वो इंसान स्वयं है। वो इसलिए है कि वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, अगर उसको एक गलती पा गई या एक मिस इन्फॉर्मेशन हो गई या फिर एक चीज़ गलत हो गई, तो यहाँ पर संबंध अटक सकते हैं, बिगड़ सकता है। या आपका या आपके पार्टनर दोनों की अप्रोच हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट इसका आउटकम संबंधों पे आएगा, रिलेशंस पे आएगा। इसके बाद है शतभिषा, उसके बाद है पूर्व भाद्रा। पूर्व भाद्रा बिलोंग्स टू जुपिटर, ठीक है। पूर्व भाद्रा के अगर आप किसी का चिन्ह को देखो तो ये बड़ा खतरनाक चिन्ह है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है जैसे कि जब हम मतलब कोई इंसान है जो कि अपने अंतिम क्षणों में है, आप इसको सिंपल तरीके से समझो कि अंतिम क्षणों में है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर का ये बहुत स्पिरिचुअल नक्षत्र है, हैवी स्पिरिचुअल नक्षत्र है। यहाँ पर शुक्र आने का मतलब है कि शुक्र अब उच्च का होने जा रहा है। अब वो उच्च का होगा। उच्च का कब होता है? जब वो लेट गो कर देता है। शतभिषा में समस्या क्या थी? पकड़ लेना, इन्फॉर्मेशन, डिटेक्टिव बन जाना, इतना अटैच हो जाना कि मैं डिटेक्टिव हूँ साहब, मैं तो इसकी छोटी छोटी डिटेल पे फोकस करूंगा। पूर्व भाद्रा में वो सारी समस्या खत्म। पूर्व भाद्रा कहता है नहीं, अब हम इस सारी समस्याओं से ही हम अपने आप को मुक्ति दिलाएंगे। डिटैचमेंट ओरिएंटेड नक्षत्र है, लेट गो करने वाला नक्षत्र है। जो भी प्लैनेट इसमें आ गया उसके टुवर्ड ये लेट गो की अप्रोच रखता है। तो शुक्र जो कि रिलेशनशिप या वेल्थ का प्लैनेट है, उसके टुवर्ड यहाँ एक लेट गो अप्रोच रहती है कि बस अब हमें ये नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लास्ट नक्षत्र है वो आध्यात्मिक नक्षत्र है। यहाँ पर इंसान उन चीज़ों को रिजेक्ट करता है जो प्लैनेट वहाँ बैठा होता है। तो अध्यात्म मतलब शुक्र रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्मिक वाइब्रेशन लगी हुई है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन लगी हुई है, आध्यात्मिक वाइब्रेशन लगी हुई है। आध्यात्मिक वाइब्रेशन का अर्थ है कि रिलेशनशिप ना होकर एक तरह का कार्मिक टेस्ट है। जैसे सामान्य इंसानों के संबंध चल रहे हैं, वैसे पाइसेस में या फिर पूर्व भाद्रा में संबंध नहीं चल पाता। यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि पर्सन अपने आप को अंततः ईश्वर की तरफ डिवोट कर देता है कि ईश्वर ही शायद मेरे प्रेम को जो है या फिर इमोशंस को संभाल सकता है। और ये होता भी इसीलिए क्योंकि ये बिफोर द सेक्रीफाइस खत्म होने वाला है, किसी चीज़ का लेट गो होने वाला है, कुछ चीज़ खत्म होने वाली है, उसको पूर्व भाद्रा रिप्रेजेंट करता है। तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी समस्या इन द रिलेशनशिप यही बन के निकल सकती है कि वो इच्छा टुवर्ड द रिलेशनशिप ही खत्म हो गई पर्सन की, और वो फील करने लग गया कि एक संबंध टूटा, दूसरा, तीसरा, चौथा,
सबसे लेट गो करते करते फिर वो ईश्वर की तरफ चला जाता है। डीले ओरिएंटेड नक्षत्र है, डिटैचमेंट ओरिएंटेड नक्षत्र है। अच्छी बात ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आप अपने वो परम आत्मा के साथ जो संबंध है उसको यहाँ चैनलाइज कर सकते हो, इसके बारे में ये कहा जा सकता है। और मैं मानता हूँ सामने वाला पर्सन भी स्पिरिचुअली आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली ऐसा पर्सन है जो भी एक रिजेक्शन मोड में है कि साहब अच्छे खासे घर से आता है, अच्छा खासा पर्सन है, लेकिन फिर भी ये रिजेक्शन करके बैठा हुआ है, मतलब ये चीज़ों से डिटैच है, रिजेक्ट करके बैठा हुआ है। यहाँ पर पर्सन के मिलने की संभावना ऐसे मंदिरों में जहाँ पर इमोशंस की बहुत बात है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर इमोशंस की बहुत बात है, जैसे नीम करौली बाबा हो गए या फिर आप कह सकते हैं कि मथुरा वृंदावन, ऐसी जगह बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भजन गायन प्रेम एंड ऑल इनकी चर्चाएं ज़्यादा की जा रही है। सेक्रीफाइस की बात की जा रही है, वाराणसी काशी, ये जो चीज़ें हैं एरियाज हैं बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं संबंधों को, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस है, लेट गो है कि बस अब छोड़ देना है और अब छोड़ के मुक्त होना है। मुक्त होने की बात यहाँ पर ज़्यादा है। किसी संबंध को मुझे लगता है कि अगर आप मुक्त होने की या लेट गो के अप्रोच से चलाओगे तो आपके रिलेशनशिप्स में कभी भी किसी समस्या का सामना आपको शायद ना करना पड़े। इसके बाद जो नक्षत्र है वो है उत्तराभाद्रा। उत्तराभाद्रा, पूर्वभाद्रा, उत्तराभाद्रा, ये शुक्र या सूर्य वाले नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें कंपेनियनशिप है, इसके अंदर भी एक जोड़ा है। उत्तराभाद्रा बात करता है कि जो सेक्रीफाइस है बस वो हो रहा है। पूर्वभाद्रा में इंसान रेडी हो रहा है सेक्रीफाइस के लिए, उत्तरा में वो हो रहा है। तो उत्तराभाद्रा में भी शुक्र जो है वो जनरली पूर्वभाद्रा के ही पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर दिक्कत या फ़र्क ये है कि पूर्वभाद्रा में जहाँ पर आपके पास एक लेसन है या जहाँ पर आपके पास एक चेंज करने की ऊर्जा है कि आप चाहो तो चीज़ों से चेंज कर सकते हो, भाग सकते हो, निकल सकते हो। स्पेशली ऐसे लोग जिनका जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है वो अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। उनकी ऐसा होता है कि भाई हाँ हमको लास्ट वो होना था, बिल्कुल वो सेक्रीफाइस की तरफ थे, लेट गो की तरफ थे, मोक्ष की तरफ थे, लेकिन उससे भाग निकले, पीछे हट गए। तो पूर्वभाद्रा में कहीं ना कहीं पर्सन कुछ अटैच्ड रह जाता है, लेकिन उत्तरा में अटैचमेंट पूर्ण रूप से खत्म होता है, पूर्ण रूप से ये खत्म होता है। इसीलिए शनि को डीले का कारक कहते हैं कि ये डीले दे सकता है। यहाँ पर उत्तराभाद्रा में ये संबंध के अंदर जो अटैचमेंट हमारा थोड़ा बहुत रहा है उसको भी खत्म करने की अप्रोच बना के चलते हैं या फिर बना के रखते हैं। तो ये आप इस नक्षत्र के बारे में कह सकते हो। जनरली इसके लुक से या इमेज से बहुत अच्छा नक्षत्र ये है नहीं, फिर भी वाटर इमोशंस पर्सन को बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत अफेक्ट करते हैं, और एक तरह का रिवॉर्ड या पनिशमेंट आपके रिलेशंस के अंदर चल रहा है। मैक्स टू मैक्स मैं ये कह पाऊंगा एज ऑफ नाउ, बिकॉज नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको नेम लेटर्स और वो रीज़न तक बता दूंगा कि किसकी वजह से ये चीज़ें जो है इस तरह से मूव कर रही हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं रेवती की। रेवती एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें नई शुरुआत हुई है, नई शुरुआत का नक्षत्र है। रेवती में शुक्र का होना इज गुड। शुक्र इज एक्सॉल्टेड अराउंड 28, सो 27, 28, तो हाँ वहाँ पर रेवती का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें अच्छा है, शुक्र बुद्ध के साथ वो कनेक्टेड हो गया है। अब उसकी बात है नई शुरुआत की। रेवती नक्षत्र को कई बार रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड शिव के डमरू से, जिससे सारा सृष्टि जो नाद है सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो शुक्र का रेवती में होना इज लाइक स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। यहाँ पर पर्सन एक नई चीज़, एक नई शुरुआत करता है। शुक्र रेवती में है, इसका अर्थ है कि आप रिलेशनशिप के अंदर कुछ नई शुरुआत करने वाले हो। इस जीवन के अंदर आके पिछले जो जीवन के कई जीवनों के जो आपके रिलेशनशिप्स थे उनके जो कर्मा है वो बर्न आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। रेवती में आप नई शुरुआत करोगे। प्रेम इसमें शुरू होता है ईश्वर के साथ सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे इमोशनल, फिर प्रैक्टिकल, फिर स्पिरिचुअल, इस तरह से यात्राएं वापस से स्टार्ट होती हैं। बट रेवती इज ऑल अबाउट सम कुछ न्यू, समथिंग न्यू। बहुत क्रिएटिव नक्षत्र है रेवती। म्यूजिक का नक्षत्र है रेवती, नई स्टार्ट का नक्षत्र है रेवती। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को या वेल्थ को डोमिनेट करती है। बुध आपकी वेल्थ को डोमिनेट जब भी करता है या फिर रिलेशनशिप को, तो मदर का इन्फ्लुएंस आपको रिलेशनशिप पर आता हुआ देखने को मिलता है। चीज़ें बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन उन सब की स्टार्टिंग में आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको एक कार्मिक समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि रेवती में पहले ही वो बर्न आउट हो चुका है, पहले ही वो फूकना वो सब जो है वो हो चुका है इन द पूर्वभाद्रा या उत्तराभाद्रा। रेवती में न्यू शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है, सब कुछ नई तरीके से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए रेवती इज अ वेरी गुड नक्षत्र फॉर प्लैनेट शुक्र। द थिंग इज कि अगर आप इसको ईश्वर की तरफ से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और वापस से किसी टॉक्सिक पर्सन के चपेट में आ गए तो आपके इमोशंस बहुत बुरी तरह हर्ट होंगे। क्योंकि रेवती के बाद बुध का कौन सा नक्षत्र है? आश्लेषा। रेवती इज स्पिरिचुअल, आत्मिक रूप से आप साफ हो, आपका पर्सन आत्मिक रूप से साफ है, आध्यात्मिक रूप से आप बिल्कुल एक प्योर पर्सन हो। लेकिन कोई गलत पर्सन या कोई गलत तरीका अगर आपने अध्यात्म के अंदर रखा तो उसका नकारात्मक इम्पैक्ट एक टॉक्सिक या ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप के रूप में यहाँ मिल सकता है। सो दिस इज दिस फॉर दिस सेशन गाइज। इन द नेक्स्ट सेशन हम नेम एंड ऑल सब चीज़ों को कवर अप करेंगे, और नए नए जो है अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो जस्ट बी कनेक्टेड, कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा जल्दी।